अस्सलाम वालेकुम एंड गुड मॉर्निंग मुल्तान। मैं हूं आपकी होस्ट अलीज़े और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10। उम्मीद करती हूं आज की सुबह का आगाज़ बहुत अच्छा हुआ होगा और अच्छा इसलिए कि आज मुल्तान में मौसम वैसे बहुत खुशगवार है। वैसे तो देखा जाए जुलाई में किसी हद तक गर्मी जो है वो काफ़ी कम हो गई है, लेकिन मुल्तान में आज के अगर मौसम की बात करें तो बहुत खूबसूरत है। सुबह से एक ठंडी हवा चल रही है, हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है और बारिश का सिलसिला जारी है। लिहाजा इस मौसम को एंजॉय करें, अपनी फैमिली के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने वर्क इन्वायरमेंट में एंजॉय करें। वो कहते हैं ना कि मौसम का ताल्लुक़ कहीं ना कहीं इंसान के अंदर उसके सोल से भी होता है। वो इस तरह से कि जैसे ही गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ती है और गर्मी लगना शुरू होती है तो हमें अपने वर्क इन्वायरमेंट में इधर उधर भी हम चीज़ों से इरिटेट होना शुरू हो जाते हैं, हमें थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं एग्रेशन आ जाता है अंदर। लेकिन जैसे ही मौसम खुशगवार होता है तो हमारे जो सोल है वो फील करती है कि नाउ इट्स ऑल प्लेजेंट, नाउ अब जो है वो हर तरफ बहुत अच्छी सी और एक लहर आ जाती है जिससे इंसान अंदर से भी मेंटली भी इजी हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है और बाहर लोगों के साथ भी इजी और रिलैक्स होकर काम भी कर पाता है। तो इस मौसम को एंजॉय करें अच्छे से, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ मज़े मज़े के खाने बनाएं, पकौड़े बनाएं और एंजॉय करें। क्योंकि वैसे ही मुल्तान में बहुत ज़्यादा गर्मी होती है और मौसम जो है वो कभी कभार खुशगवार होता है, तो लिहाजा इस मौसम को एंजॉय कर लें। आज एक बड़ा इम्पॉर्टेंट डे है, यूथ स्किल डे। तो आज इस यूथ स्किल डे को मनाएंगे हम अपने अज़ीज़ मेहमानों के साथ और इस दिन की अहमियत जो है वो हमारे साथ जो गेस्ट मौजूद हैं वो हमें बताएंगे भी। और ये दिन इसलिए भी मनाया जाता है कि हमारी जितनी भी नौजवान नस्ल है उनके अंदर जितनी भी स्किल्स हैं उनको उजागर किया जाए और एक वो कहते हैं ना कि पॉजिटिव क्रिटिसिज्म भी ज़रूरी होता है। तो हम इस स्किल डे पे जो नौजवान अपने अंदर की स्किल्स को पहचान नहीं पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं बहुत अरसे तक ये सोचती थी कि अगर हम बात करें 4 से 5 साल पहले की, तो मैं सोचती थी कि आई कैन नॉट स्पीक, मैं अच्छा बोल नहीं सकती, मैं अच्छा बिहेव नहीं कर सकती, मैं किसी के साथ बैठ नहीं सकती। लेकिन विद द पैसेज ऑफ टाइम मैंने अपने अंदर से ख़ुद को पहचाना और मुझे पता चला कि नहीं, आई कैन टॉक, आई हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स। तो ये स्किल्स जो हैं हमें अंदर से कभी कभार हमारे इर्द गिर्द के लोग पहचानने में मदद करते हैं और कभी कभार हम खुद भी पहचान लेते हैं। तो आज के मेहमानों का तारुफ करवाती चलूँ। आज हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर बाबर खाकान, जो कि एजुकेशनिस्ट भी हैं और कॉलमिस्ट भी हैं और सर्टिफाइड मास्टर ट्रेनर हैं फ्रॉम कनाडा और डायरेक्टर लेक्स इंटरनेशनल कॉलेज भी हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। आई एम फाइन, होपफुली एवरीबडी इज़ डूइंग गुड। बिल्कुल। और हमारे साथ आज मौजूद हैं अलिशबा आसिफ, जो कि रिपोर्टर हैं। अस्सलाम वालेकुम अलिशबा, कैसी हैं आप? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? मैं ठीक हूँ। अच्छा, जब अमूमन हम ऐसे हंसते मुस्कुराते चेहरे देखते हैं ना, तो मौसम जैसा भी हो हम वैसे ही खुश हो जाते हैं। तो आपका एक बड़ा एक स्माइली फेस है जिसके साथ जब बंदा बैठता है, जिसको देखता है तो उसके साथ अच्छा फील करता है, तो विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। सर आप बताइए, आज यूथ स्किल डे है और जैसे कि मैंने पहले भी बताया कि इस दिन को मनाने के बहुत सारे मकासद हैं, तो आप ज़रा उस पर बताएं कि किस तरह से हम यूथ स्किल डे को सेलिब्रेट कर सकते हैं और किस तरह से ये इम्पॉर्टेंट भी है। देखिए, बहुत खूबसूरत दिन है। वैसे तो हमारी ज़िंदगी में हर आने वाला दिन स्किल डे हो सकता है, हर आने वाला दिन हैप्पी डे हो सकता है। बिल्कुल, ये डिपेंड करता है कि हम अपने इन्वायरमेंट के अंदर बहैसियत इंसान अपना किरदार कैसे निभा रहे हैं। बिल्कुल। नौजवानों का प्रॉब्लम ये है कि नौजवान अनफॉर्चुनेटली टाइम मैनेजमेंट के स्किल से सबसे पहले महरूम दैट है। इज़ ट्रू। Time management is one of the most important element in somebody's life. Unless you recognize the importance of time और अपनी जो काविशें हैं उनको किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट के स्लॉट के अंदर लाते हुए अब अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाते हैं, तो ये बड़ा ज़रूरी है कि नौजवान आज के बेटे बेटियां ये समझें कि जब तक वो चीज़ों को प्रायोरिटाइज़ करके, टाइम मैनेजमेंट स्किल्स को यूज़ करके, अपनी दूसरी कॉग्निटिव एबिलिटीज़ को इस्टेब्लिश करके एफर्ट नहीं करेंगे, दे विल नॉट बी एबल टू प्रोग्रेस।
सो हर चीज़ जुड़ी हुई है मैनेजमेंट के साथ, बिल्कुल ऐसा ही हर है। चीज़ जुड़ी हुई है इस एबिलिटी और इस डिज़ायर के साथ कि हम अपनी लाइफ के साथ करना क्या चाहते हैं। तो ये हर नौजवान को समझना होगा कि आने वाला हर दिन हमारी बिल्कुल ऐसा ही है। नौजवान नस्ल के लिए एक मुश्किल का नया दिन लेके आने जा रही है। ट्रस्ट मी, द कमिंग टाइम विल बी वेरी टफ फॉर द यूथ। वी हैव द एबिलिटी कि हम उसको आज अगर मैनेज कर लें तो कल हमारा सुनहरा हो जाएगा। आज अगर उसको प्रॉपरली प्लान करके मैनेज नहीं ऐसा करेंगे ही है। तो कल बहुत डिफ़िकल्ट होगा। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर जहाँ हम स्किल डे की बात करते हैं वहाँ एक कम्युनिकेशन स्किल जो है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है। स्पेशली अगर आज के दौर में देखा जाए तो कम्युनिकेशन इज़ द की टू एवरी फील्ड, टू एवरी सक्सेस। कि हम हर फील्ड में कम्युनिकेशन ने इस तरह से अपनी जगह बिठा ली है कि कम्युनिकेशन स्किल्स अगर नहीं है, आपके पास जितनी भी इफ़ेक्टिव डिग्री है, आपके पास जितने भी इफ़ यू हैव गुड मार्क्स, तो आप अगर आपके पास कम्युनिकेशन नहीं है, आप इंटरव्यूज़ के अंदर आप ज़ीरो हैं। तो आप इस पे क्या कहेंगे कि किस तरह से आपको लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो हैं वो इफ़ेक्टिव हैं हमारी सोसाइटी में? देखिए, कम्युनिकेशन स्किल्स तो सिर्फ हमारी सोसाइटी में नहीं, मगरिब के अंदर भी, चाहे वो फार ईस्ट है, चाहे वो वेस्ट है, चाहे हमारा ईस्टर्न कल्चर है, किसी भी माशरे के अंदर जो आपके बोलचाल का अंदाज़ है, बॉडी लैंग्वेज है, कम्युनिकेशन स्किल्स है, वो जब तक वो अटैच नहीं है आपके कॉन्शियस के साथ और आपकी नॉलेज के साथ, तब तक वो कम्युनिकेशन स्किल बेकार है। अब आप देखिए, आज के दौर में कौन सबसे ज़्यादा पॉपुलर है? वो नौजवान बच्चे बच्चियाँ जो बेरब्त और बेतुकी बातें करके टिकटॉक के ऊपर मशहूर हो जाते हैं। इसका मतलब ये है कि हमारे माशरे का मयार ये रह गया है कि लायानी गुफ्तगू की जाए तो हम बहुत कामयाब हैं। असल चीज़ ये है, वेस्ट के अंदर तो इन चीज़ों के ऊपर बड़ा डिफरेंटली उसको पर्सपेक्टिव से देखा जाता है। हमें भी ये समझना पड़ेगा कि जब तक कोई भी बच्चा या बच्ची या कोई नौजवान या कोई बुज़ुर्ग या कोई मिडिल एज का इंसान, चाहे वो मर्द है औरत है, जब तक उनके सोच और उनके अल्फाज के दरमियान एक रब्त मौजूद नहीं होगा, communication skills cannot play its role. It is important that what you are talking about, it makes sense. तो हमें ये चीज़ अपने तलबा में ख़ास तौर पे, देखिए आज का दिन है स्किल्स डे, and we should be concerned about our students, our coming generation, which is getting groomed in an environment जहाँ पे स्किल्स का, मोरालिटीज़ का, वैल्यूज़ का, टाइम का और कॉन्सेप्ट खत्म ये होता जा रहा सारी चीज़ों का जो कॉन्सेप्ट है ना, इट इज़ गेटिंग इरेज्ड बिकॉज ऑफ Exactly. आर नेग्लिजेंस। तो हमें ये समझाना बड़ा ज़रूरी है कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्किल है, बट उसके लिए आप अपनी कॉन्शियसली उन तमाम चीज़ों को राब्ते में लाएंगे तब कम्युनिकेशन स्किल्स इफ़ेक्टिव होगा। अदरवाइज सिर्फ बोलना इज़ नॉट कम्युनिकेशन। एग्जैक्टली। तो दिस इज़ द डिफरेंस बिटवीन स्किल्ड कम्युनिकेशन एंड लायानी गुफ्तगू, यानी कि जो आजकल चल रही है। जो आजकल चल रही है। अच्छा सर, मुझे ये भी बताइएगा कि कुछ लोग होते हैं जिनको बोलने में, जिनके अंदर कॉन्फिडेंस की बड़ी कमी होती है, लेकिन फिर भी वो कोशिश करते हैं, उनकी कोशिश होती है कि हम सीखें कहीं ना कहीं से वो अपने आप को। जैसे अगर हम बचपन में स्कूल की असेंबली में जाते थे तो हमारे पेरेंट्स हमें कहते थे कि जो भी वहाँ पे परफॉर्म करना है तो पहले अपने आप को बैठ के शीशे में देखो और फिर बोलो, सीखो। तो वो एक तरीका बताते थे। तो जिनके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स को लेके गैप है, तो आपको क्या लगता है किसी भी पर्सन के अंदर अगर गैप है तो उसको वो किस तरीके से फुलफिल कर सकता है? देखिए मेरा बेटा, इट्स वेरी सिंपल. You don't have to sit in front of the mirror. You don't have to talk to yourself. You have to practice this with your friends, with your family and with your peers. जब तक आप अपने हम असरों के साथ बैठ के गुफ्तगू नहीं करेंगे, अपनी गुफ्तगू की रब्त और बेरब्त होने का फीडबैक उनसे नहीं लेंगे, चीज़ें कैसे आगे बढ़ेंगी? बिल्कुल ऐसे ही। तो हमें आज के दौर में इस चीज़ की ज़रूरत है। सबसे पहले तो ये समझें कि इल्म सिर्फ टेक्स्ट बुक का नाम नहीं है। इल्म, मुआशरे का इल्म भी एक नॉलेज की शक्ल में आता है।
सोशल कल्चरल वैल्यूज़, अपनी तारीख़ से जब तक आगाह नहीं होंगे, आप आने वाली चीज़ों के बारे में एक राय भी मुनासिब अंदाज में देने के काबिल नहीं होते। तो हमें इल्म के मुख्तलिफ जो जहते हैं उनको इकट्ठा करके तालीम के उस शऊरी धारे के साथ मिलकर आगे चलना पड़ेगा, जिसके अंदर ये तमाम कॉग्निटिव एबिलिटीज़, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का पार्ट बन जाते हैं। हम सिर्फ ये कहते हैं कि शीशे के सामने खड़े होकर रटी रटाई तकरीर करें। रटी रटाई तकरीर का कोई असर ही नहीं होता जब तक उस तकरीर के अंदर आपका पर्सनल बिलीव शामिल नहीं होता। बिल्कुल ऐसा ही है। अगर मैं गुफ्तगू करूं लेकिन उसके अंदर बिलीव ना करूं, उसका असर सुनने वाला भी महसूस करता है और देखने वाला भी महसूस करता है। लिहाजा हमें चीज़ों को जोड़ने की और रब्त के साथ चलने की ज़रूरत है। हमें जब तक अपने नौजवान नस्ल को ये नहीं बताएंगे तब तक चीज़ें, मेरी नज़र में मेरी एक राय है जिससे लोग इख्तलाफ भी कर सकते हैं, तो वो तब तक मुमकिन नहीं हो पाएगा। ठीक है अलिशबा, आपकी तरफ आऊँगी। मुझे बताइएगा कि ऑब्वियसली आप एजुकेशन सीख रही हैं, तो मुझे ये बताएं कि सरकारी जो स्कूल हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, उनमें जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी है उसका क्या रोल है? बेसिकली स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है वो 2023 में एक आइडिया दिया गया था कि ये बनाई जाएगी एसएमसी, और उसके ऊपर 2024 से काम शुरू हुआ था, मगर इनकी पॉलिसीज़ जो हैं डिफ़ाइन नहीं की गई थी। स्कूल मैनेजमेंट कमेटी वो कमेटी होती है जिसमें पेरेंट्स के 2 मेंबर शामिल होते हैं, पूरे स्कूल में से 2 यूथ मेंबर होते हैं, और इसके अलावा सिविल सोसाइटी के मेंबर के साथ टीचर शामिल होते हैं। तो बेसिकली अब जो पॉलिसीज़ आई हैं उसके मुताबिक जो एनएसबी फ़ंड आता था स्कूल में, नॉन सैलरी बजट फ़ंड जिसे कहते हैं, जो स्कूल के फलाह बहबूद या उनकी तज़ीन और आइश के लिए इस्तेमाल किया जाता था, तो वो बेसिकली हेड मास्टर डिसाइड करता था या स्कूल का हेड टीचर डिसाइड करता था। तो अब इस पॉलिसी के तहत जो है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी उस फंड्स में से डिसाइड करेगी कि इस स्कूल को हम बेहतर कैसे बना सकते हैं। अब वो स्पेसिफिकली वो पूरी स्कूल की टीम नहीं डिसाइड करेगी, एक स्पेसिफिक कमेटी बना दी गई है और वो जितने भी फंड्स हैं वो देखेंगे कि उसको स्कूल में कहाँ इस्तेमाल करना है, कहाँ ज़रूरत है। जी, और इसके लिए बाकायदा एक फॉर्म भी होगा कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि 25 लाख तक की लिमिट है एक स्कूल के लिए एनएसबी फ़ंड की, तो वो बाकायदा एक प्रोसीजर होगा जिसमें वो बताएंगे, वो कमेटी जो है लिखेगी एप्लीकेशन कि हम इस स्कूल में ये कमरा बनाना चाहते हैं या इस स्कूल के लिए ये करना चाहते हैं, तो वो अप्रूवल के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। ओके अलिशबा, इसी बात को हम कंटिन्यू करेंगे। कुछ मेरे भी 1-2 सवाल हैं इसी को लेके, लेकिन आपने हमारे साथ रहने, अभी ब्रेक का वक्त हुआ जाता है और हम ब्रेक के बाद वापस आएंगे, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बात कर रहे थे बड़ी अहम स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के बारे में। तो अलिशबा, आप इस पे बता रही थी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी जो है, जो फंड्स आते हैं स्कूल्स के, वो आपने बताया कि लिमिट होती है हर स्कूल को लेके 25 लाख रुपीज़। जी ठीक है, तो उसमें वो बजट को किस तरह से मैनेज किया जाता है? अच्छा, बजट को इस तरह से मैनेज किया जाता है, सबसे पहले देखा जाता है कि स्कूलों में जो बुनियादी ज़रूरियात हैं क्या वो हैं, क्या फ़िल्ट्रेशन प्लांट जो लगाया गया है उसमें कोई इशू तो नहीं आ रहे, क्योंकि अभी भी अगर हम बात करें मुल्तान डिस्ट्रिक्ट की, तो हमारे मुल्तान डिस्ट्रिक्ट में जो फ़िल्ट्रेशन प्लांट ख़ास तौर पे स्कूलों में लगाए गए थे, टोटल हमारे जो स्कूल हैं वो 1355 हैं, तो उसमें से सिर्फ जो 50 हैं वो फॉल किए गए थे। उसके बाद कुछ जो थे डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट की जानिब से कोलैबोरेट करके लगाए गए थे, मगर अभी भी कुछ जो हैं, अगर हम मेन सिटी की बात करें तो जो हमारा नवा शहर पे लगा हुआ है फ़िल्ट्रेशन प्लांट, वो बेसिकली इसलिए लगाया गया था कि स्कूल के बच्चों के लिए भी एक पानी मिल सके और दूसरा जो वहाँ का इलाके मकीन है उनके लिए भी वो साफ़ पानी मैसर हो सके, मगर ऐसा अभी तक नहीं हुआ। उसको 5 साल हो गए हैं वो बंद पड़ा हुआ है। तो ये जो अब कमेटी की जो पॉलिसीज़ हैं वो इसलिए बढ़ाई गई हैं
डिसीजन मेकिंग उनको दी गई है कि ये जो सारे मसाइल है, क्योंकि बार बार वो कहते थे बजट अपने मिलने DO के को, बावजूद भी ये मसाइल थे। जी, क्योंकि हेडमास्टर कहते थे कि हमारे स्कूल के अपने अंदर के इतने मसाइल हैं, हम इन चीज़ों को बाद में बाद टैकल में करेंगे। देखेंगे। पर स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाने का मकसद ही यही था कि ना सिर्फ उसमें टीचर इन्वॉल्व हों बल्कि पेरेंट्स भी इन्वॉल्व हों और सिविल सोसाइटी के लोग भी इन्वॉल्व हों और देखें कि इसको कैसे सही किया जा सकता है। और मेन इसमें जो सबसे अच्छी चीज़ है, तो उन्होंने डोनर्स भी ऐड किए हैं कि Okay. अगर आपका कोई बंदा डोनेट करना चाहता है तो वो मैनेजमेंट कमेटी को डोनेट करेगा। वो बाकायदा एक प्रोसीजर है। और जो लोग देख रहे हैं जिनके बच्चे स्कूलों में पढ़ते हैं, तो सरकारी स्कूलों में क्योंकि SMC बनाई गई है और अगर आप इसमें शामिल होना चाहते हैं तो आप लोग भी हो सकते हैं, बाकायदा उस कमेटी के मेंबर बन सकते हैं। बाकायदा तमाम गवर्नमेंट स्कूल्स में ये तो एक बड़ा अच्छा स्टेप है जी, ताकि इसको कहते हैं ना कि जो लोग वहाँ पे जॉब कर रहे हैं वो उसको सही तरह लेके नहीं चल रहे, या तो ये जिनके भी अलग उनके मसाइल हैं, ये लिए उनके लिए। और ये ना सिर्फ उन्होंने कहा गवर्नमेंट स्कूल्स में बनेगी बल्कि प्राइवेट स्कूल्स में भी बनाई जाएगी, ताकि प्राइवेट स्कूल्स में ये मसाइल होते हैं, आपने देखा होगा कि जो बच्चे हैं, एक तो ग्रेडिंग सिस्टम अब स्टार्ट हुआ है। पहले जो अभी एग्ज़ाम्स होते हैं या स्कूलों में ये मसाइल होते हैं कि टीचर बच्चों के साथ फेवरेटिज्म कर रहे हैं, पेरेंट्स को कंप्लेंट होती है ना डिफरेंट, और स्टूडेंट्स को भी मोस्टली होता है। हाँ, और उसमें उस कमेटी का जो एक मेंबर होगा, यूथ मेंबर होगा, वो एक स्कूल का बच्चा होगा। जो हमारे इलेक्शन हुए थे पिछले साल, गवर्नमेंट स्कूलों में जितने भी इलेक्शन हुए हैं, उसमें से जो बच्चे सेलेक्ट हुए थे, सदर, नायब सदर, वो ही उसकी सरबराही करेंगे इसमें। और सारा कुछ पेपर वर्क होगा, पेपर वर्क के बाद जो है वो अप्रूव होगा और फिर वो काम करेंगे। बेसिकली चेक एंड बैलेंस वाली चीज़ है। अब देखना ये कि ये कमेटी इस तरह काम भी करती कब है, तक करती है। ओके अच्छा, जब हम स्कूल की बात करते हैं तो स्कूल में जब हम देखते हैं कि महकमा स्पेशल एजुकेशन है, उनके बच्चों के बहुत मसाइल हैं, तो वो अभी क्या मसाइल हैं और उस पर किस तरह से गौर किया जा रहा है, उसके बारे में हमें थोड़ी अपडेट दें। स्पेशल एजुकेशन के बेसिकली हम बार बार यहाँ पे बात भी करते हैं, अभी बोर्ड के एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं, तो लाहौर बोर्ड में एक ऑप्शन दिया गया है ब्रेल का। सबसे बड़ा जो, अगर हम नाबीना बच्चों की बात करें तो अब उन्हें स्कूलों में ब्रेल से लिखना पढ़ना सिखाया जाता है। और उसके बाद जब वो जाते हैं तो उन्हें राइटर प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि मुल्तान बोर्ड के पास अभी ऑप्शन अवेलेबल नहीं है कि वो ब्रेल का ऑप्शन बच्चों को दे। अब और उसमें दूसरा मसला मेन ये आता है कि इन बच्चों के जो सेंटर है नॉर्मल बच्चों के साथ बना दिए जाते हैं। और जो सबसे बड़ा इशू ये आता है, इनको एक्स्ट्रा टाइम जैसे आधा घंटा दिया जाता है, वो एग्ज़ाम में नहीं दिया जा रहा, जिसकी वजह से इनको प्रॉब्लम फेस होती है। जो आपको राइटर दिया जाता है वो हमेशा एक क्लास नीचे का दिया जाता है। जैसे 8 क्लास का एग्ज़ाम हो रहा है, 9 का एग्ज़ाम हो रहा है, तो वो 8 या 7 का राइटर मिलेगा। तो अब वो बच्चा किस स्पीड से लिखता है और वो बच्चा जब लिखवा रहा है उन लोगों को क्या प्रॉब्लम आ रही है सेंटर में, वो वाली चीज़ जिस बच्चे ने वो चीज़ पढ़ी नहीं हुई, वो किस तरह से उसको लिख सकता है, तो उसको लिखने में भी टाइम लगेगा। हाँ जी, पहले भी स्पेशल एजुकेशन की जानिब से कहा गया था कि हमारे सेंटर्स जो हैं अलग बनाए जाएं और उसमें जो होते हैं इनके स्पेशलाइज्ड टीचर होते हैं, जो बच्चों को अगर कुछ समझ नहीं आ रहा क्वेश्चन पेपर्स में तो वो उनको गाइड कर सकते हैं। तो इन एग्ज़ाम में ये हो रहा है कि बच्चों के अपने मसाइल हैं। एक तो बीच में उनके 1 से 2 दफ़ा राइटर भी चेंज हुए हैं, कुछ बच्चों से बात हुई थी। और दूसरा उनका सबसे बड़ा मसला ये है कि ब्रेल, उनको लिखना और पढ़ना उनको ब्रेल से आता है। तो जो बच्चे लिखना और पढ़ना जानते हैं वो ब्रेल ही उनकी राइटिंग लैंग्वेज है, लर्निंग लैंग्वेज है, तो वो ब्रेल उनको पेपर प्रोवाइड नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से वो खुद अपना पेपर नहीं कर सकते। और ये सबसे बड़ा इस वक्त हॉट टॉपिक अगर कह लें, क्योंकि एग्ज़ाम्स हो रहे हैं बोर्ड के, सबसे बड़ा प्रॉब्लम है ये उनके लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। और हमने पिछले साल देखा भी कि हमारे पास स्पेशल बच्चे कुछ ऐसे आए थे कि जिन्होंने 1000 से अबव मार्क्स लिए थे, यानी वो बच्चे बहुत टैलेंटेड हैं। और इस वक्त हम ब्लाइंड बच्चों की बात कर रहे हैं, ब्लाइंड स्टूडेंट्स की बात कर रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा ये एक वाकई जेन्युइनली बहुत बड़ा मसला है, क्योंकि जिस स्टूडेंट के अंदर स्किल है और वो स्किल को इस्तेमाल ही नहीं प्रॉपरली कर पाएगा, तो उसके अंदर एक तो गिल्ट भी रह जाएगा। ठीक है। और सर, जब हम स्कूल्स की बात कर रहे हैं तो ऑब्वियसली स्कूल में टीचर्स का एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। अगर आज स्किल डे के हिसाब से मैं बात करूं तो अगर एक स्टूडेंट है, बचपन से लेके वो घर से तो सीखता ही सीखता है, लेकिन वो स्कूल से जो उसको तरबियत मिलती है वो भी आई थिंक 50-50 रोल प्ले करती है। पेरेंट्स 50% रोल प्ले करते हैं, 50% उसके उस्ताद रोल प्ले करते हैं। तो मुझे ये बताइएगा कि टीचर्स एक
सोसाइटी में, एक स्कूल में किस तरह से स्टूडेंट्स की तरबियत में एक अहम किरदार अदा करते हैं? टीचर्स क्या क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अहम सवाल है, इस पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँगा। इख्तलाफ ये है कि आजकल के वालिदैन के पास अपने बच्चों के लिए बिल्कुल वक्त नहीं है। ये बात आपने उनकी बिल्कुल ठीक। कंट्रीब्यूशन ज़ीरो है। जी जी। अनफॉर्चुनेटली दे आर डिटैच्ड विद द फ्यूचर एंड द करंट सिचुएशन ऑफ देयर चिल्ड्रन। वो स्कूल और कॉलेज से या इदारे से ये तवक्को करते हैं कि वो उनकी किरदार साजी भी करेंगे, वो उनको अच्छा इंसान भी बनाएंगे, वो उनको तालीम के ज़ेवर से भी आरास्ता करेंगे और उनको वो तमाम चीज़ें देंगे जो एक बेहतर इंसान बनने के लिए ज़रूरी होती हैं। बदकिस्मती ये है कि वालिदैन और इंतज़ामिया, जो कॉलेज या स्कूल की इंतज़ामिया, उनके दरमियान जो ये गैप है, ये बहुत बड़ा एक रेलेवेंट फैक्टर है जिसके ऊपर वालिदैन को सोचने की ज़रूरत है कि खुदारा आपका बच्चा अगर कॉलेज या स्कूल आ ही लेट रहा है, उसके एग्ज़ामिनेशन के अंदर नंबर कम आ रहे हैं, तो इदारे को और असातिज़ा को ब्लेम करने की बजाय हमें बहैसियत वालिदैन ये गुफ्तगू करने की ज़रूरत है कि मेरा बेटा या मेरी बेटी, आप कॉलेज लेट क्यों जा रहे हो, आप स्कूल क्यों लेट जा रहे हो। जब तक आप उसको वक्त की कदर ही नहीं सिखाएंगे तो वो बच्चा बाकी चीज़ों को कैसे लर्न करेगा। तो देखिए, इट्स ए टू वे ट्रैफिक, इट इज़ नॉट वन वे, इट नीड्स टू बी अंडरस्टूड बाय एवरीबडी। टीचर्स आर नॉट मिरेकल क्रिएटर्स, वो इंसान हैं, वो आपको वो कुछ देंगे जो कुछ आप लेने के लिए तैयार हैं। ये एक पर्सपेक्टिव हो गया। दूसरा पर्सपेक्टिव ये है कि असातिज़ा कराम क्या अपना पूरा किरदार अदा कर रहे हैं? अनफॉर्चुनेटली नॉट। सो देयर कम्स द ट्विस्ट इन दिस स्टोरी कि हम असातिज़ा को फिर ब्लेम करते हैं कि जी असातिज़ा वक्त पे बच्चों को पढ़ाते नहीं हैं, अच्छे तरीके से अपने लेक्चर्स डिलीवर नहीं करते हैं, एग्ज़ाम्स के अंदर फेवरेटिज्म करते हैं, पेपर मार्किंग के अंदर कोताही करते हैं। बात यह है कि जब एक उस्ताद तरबियत के मराहिल से गुजर कर ही नहीं आया तो आप उससे क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हमारे मुल्क का सबसे बड़ा अलमिया ये है, और बारहा मैं पहले इन प्रोग्राम्स के अंदर इन चीज़ों के ऊपर अपनी गुजारिशात पेश कर चुका हूँ कि खुदारा जब तक हमारे हकूमती इदारे, पॉलिसी साज अपने सर जोड़कर बैठेंगे नहीं और एक मुनज़्ज़म तरीके से असातिज़ा कराम की तरबियत के अलहदा इदारे बनाकर उसके अंदर 5 साल डिग्री प्रोग्राम से गुजार कर और फिर एक वेटिंग लिस्ट से उनको एक्सपीरियंस, जिसे अप्रेंटिसशिप कहा जाता है, उसके थ्रू गुजार कर असातिज़ा को आगे नहीं लाएंगे, तब तक आपके तालीमी निज़ाम के अंदर बेहतरी नहीं आएगी। आज जो बच्चा कोई और जॉब हासिल नहीं कर सकता, या वो स्कूल के अंदर टीचर बन जाता है या कॉलेज के अंदर अप्लाई कर रहा होता है, बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग डायरेक्टर लेक्स इंटरनेशनल, आई नो आई हैव CVs ऑफ PhD स्टूडेंट्स जिन्होंने PhD कर लिया है, MPhil बच्चे बच्चियां हैं, बट दे डोंट हैव द एबिलिटी टू स्पीक ए कंप्लीट सेंटेंस एट ए स्ट्रेच। आप मुझे बताइए, वो PhD होल्डर्स वो PhDs हैं, दे कैन नॉट स्टैंड एंड डिलीवर a 15 minutes lecture in front of couple of people. What will they do? आपने डिग्रीज तो दे दी हैं, कॉग्निटिव एबिलिटीज़ नहीं हैं, आपके पास स्पीकिंग स्किल्स नहीं हैं, नॉलेज नहीं है। एग्जैक्टली। अच्छा सर, असल बुनियादी मकसद ये मैं यहाँ पे एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी कि कम्युनिकेशन स्किल और बाकी एबिलिटीज़ को देखा जाए तो उसके साथ साथ आपको ये लगता है कि एक टीचर को से प्रोसेस से भी गुजारना चाहिए जहाँ पे उसकी मेंटल हेल्थ को भी फिगर आउट किया जाए। देखिए, ये यहाँ पे एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि बीइंग एन एडमिनिस्ट्रेटर, बीइंग हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन, आई हैड बीन डूइंग दिस फ्रॉम द लास्ट 7-8 years। मैं जहाँ पे भी रहा हूँ, मैंने अपने फैकल्टी को हमेशा उनको ट्रेन करवाया, उनको एडिशनल जो उनके स्किल डेवलपमेंट के वो मॉड्यूल्स हैं वो कर। सर, इसी बात को और इसी सवाल को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने हमारे साथ रहना है। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और एक बड़े अहम मौजू पे हम बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर रहे थे।
जिसमें सर मैं आपकी तरफ ही वापस आऊँगी। हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस कर रहे थे कि टीचर्स को माना जाता है कि ये बच्चों की तरबियत करते हैं, बच्चों के किरदार को बड़ा बेहतर बना देते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लगता है कि हम जिस तरह बाकी सारे टेस्ट होते हैं, बाकी सारे, अभी आपने बात की कि एक टीचर के अंदर एबिलिटीज़ होनी चाहिए और उसके अंदर कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, बाकी सारी चीज़ों के साथ साथ, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि उनको एक ऐसे प्रोसेस से भी गुजारना चाहिए जहाँ उनकी मेंटल हेल्थ के बारे में भी हमें पता चल सके, जो उनको कहीं ना कहीं हायर कर रहे हैं उनको उस प्रोसेस से गुजारना चाहिए टीचर्स को, जहाँ पे उनकी मेंटल हेल्थ को भी डिटेक्ट किया जाए? आपने बड़ा वैलिड सवाल किया है। देखिए, मेंटल हेल्थ का रिलेशन हमारे सोशल बिहेवियर्स के साथ है। मेंटल हेल्थ हमेशा किसी मुआशरे की अपनी सेहत के साथ जुड़ी हुई है। क्या हम बहैसियत मुआशरा एक सेहतमंद मुआशरा हैं? नहीं। अगर हम एक सेहतमंद मुआशरा नहीं है तो फिर हम सिर्फ असातिज़ा से ये तवक्को क्यों करते हैं कि वो सेहतमंद भी हों? लेकिन ये बात बड़ी वैलिड है और ज़रूरी है कि असातिज़ा कराम को एक बेस्ट स्टेट ऑफ माइंड में होना चाहिए, लेकिन उसका तरीक़ाकार है, दैट्स व्हाट आई वाज टॉकिंग अबाउट, कि जब तक असातिज़ा कराम को रिफ्रेशल कोर्सेज ना कराए जाएं, टीचिंग पेडागोजी से उनको रोशनास ना कराया जाए, उनको ये ना बताया जाए कि उनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या हैं, उनके अंदर अगर किसी किस्म की कमी है उसको आइडेंटिफाई करके उसको रेक्टिफाई किया जाए, उनको ये बताया जी, और दैट्स व्हाट वी डू। Trust me, Lakes International College is the only institution based on the vision of our chairman who is working on that. I am personally working on that our teachers are equipped with most modern technology, most modern access to the current knowledge, plus I am personally involved in their cognitive abilities, in teaching skills and pedagogy techniques of teaching, so that they are able to deliver to our students. जब तक students को उस्ताद एक मुनज़्ज़म अंदाज में उन तमाम तरीक़ों से पढ़ाएगा नहीं जिसमें वो उसने अपनी लेसन प्लान किया है, क्लास मैनेजमेंट स्किल्स से आगाह है, चाइल्ड साइकोलॉजी के बारे में जानता है, सेल्फ मैनेजमेंट के असूल से आगाह है, और उसकी पर्सनालिटी के अंदर अगर कोई फ्लॉज हैं उनको हमने एज हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशंस क्या हमने एड्रेस किया है, उसको वो एनवायरनमेंट दिया है। सोसाइटी में चेंज की बात करते हैं तो वो चेंज तो फिर ऐसी छोटी छोटी एफर्ट से आएगा ना। बिल्कुल ऐसा है, विदाउट दैट nobody can ask for good things. देखिए, हर इंसान को, हर इदारे को अपना अपना किरदार अदा करना। अच्छा सर, इसी के साथ साथ कम्युनिकेशन की जब हम बात करते हैं तो सोशल मीडिया उससे बहुत ज़्यादा लिंक करता है। अब हम देखें तो दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का है, AI, सोशल मीडिया बहुत कॉमन है। स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनकी भी सारी तवज्जो जो है वो सोशल मीडिया पे है। इवन एक टाइम था जब हम असाइनमेंट्स, प्रोजेक्ट्स अपने रिसर्च करके बनाते थे, लेकिन अब वो वक्त है कि जब हम ChatGPT करके अपनी असाइनमेंट्स और अपने वर्क प्रोजेक्ट्स बनाते हैं। तो आपको क्या लगता है कि कम्युनिकेशन स्किल पे हमारा सोशल मीडिया कितना असर डाल रहा है? ये बड़ा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। आप यकीन कीजिए कि ChatGPT is destroying the ability of our analyzation power. हम एनालाइज ही नहीं कर पाते हैं because everything is being solved by ChatGPT. And unfortunately एक और फैक्ट है जिससे बच्चे आगाह नहीं है कि ChatGPT is unable to give you 100% fact-based result about your research. Secondly, analogy is missing behind the thought process of ChatGPT. तो ChatGPT को यूज़ करने का भी तो तरीका है ना, और यही काम मैं कर रहा हूँ कि अपने टीचर्स के लिए मैंने एक मॉड्यूल तैयार करवा रहा हूँ एमर्सन यूनिवर्सिटी के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और कंप्यूटर डिपार्टमेंट के हेड के साथ कि हम अपनी इस टेक्नोलॉजी इनकॉर्पोरेट करें टीचिंग मेथोडोलॉजी के अंदर, बच्चों को आगाह किया जाए कि आप ChatGPT को कैसे पॉजिटिवली और मुअस्सर अंदाज में यूज़ कर सकते हैं। आप चीज़ों को अगर डिटैच करके चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे तो उसके नताइज नहीं मिलेंगे। ये कहना गलत होगा कि बच्चों ChatGPT इस्तेमाल मत करो। उनको ये कहना ज़रूरी है कि बेटे ChatGPT इस्तेमाल करो। उसके अंदर आपने उसको प्रॉम्प्ट कैसे देना है, उसकी एनोलॉजी आपने देनी है।
जब तक आप प्रॉम्प्ट ठीक नहीं दोगे, आप उसको अपनी एनोलॉजी, डिजायर्ड एक्सपेक्टेड रिजल्ट्स एंड रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट आप अपने प्रॉम्प्ट के अंदर नहीं दोगे, चैट जीपीटी आपको कैसे विदाउट एनालिसिस वो आपको दे देगा। वो तो आपको एक एल्गोरिथम की बेस पे जवाब दे देगा जो शायद आपको सही नतीजे तक पहुंचाने में भी मदद ना करे बल्कि आपको डिस्ट्रैक्ट कर दे। ओके, दिस इज द प्रॉब्लम। हम इसी वजह से तो मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा मुआशरा बहुत सारी हकीकतों से डिस्कनेक्ट है। हमारा ये जो डिस्कनेक्ट है नॉलेज से, डिस्कनेक्ट है किसी भी चीज़ की एनोलॉजी से। हैविंग इंफॉर्मेशन इज नॉट इनफ। हैविंग द राइट इंफॉर्मेशन and analogy, analysis and perspective for that information is relevant and important. Without having the true picture and having a biased approach towards a particular topic, it creates a wrong result. It develops and takes you at a wrong place. बिल्कुल ऐसा ही है। अच्छा अलिशबा, स्कूल्स की बात करते करते एक और भी सवाल जो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि प्रोटेक्शन ब्यूरो में जो नर्सरी के मसाइल हैं, आपसे आज मैं सारे मसाइल पूछूंगी तो मुझे ये भी बताएं कि चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो के जो नर्सरी के मसाइल हैं वो क्या है, करंटली सिचुएशन क्या चल रही है? बेसिकली पहले तो चाइल्ड प्रोटेक्शन के पास बिल्डिंग नहीं थी, जो ये इश्यूज आ रहे थे कि उधर नर्सरी नहीं बनाई गई, और एक ही मुल्तान में नर्सरी थी जो गहवारा सेंटर था, सोशल वेलफेयर के अंडर आती थी। जो न्यू बॉर्न बेबीज़ होते थे वो कहीं से मिलते थे तो वो गहवारा सेंटर जाते थे, पर गवर्नमेंट की जानिब से ये 2023 में ख़त्म कर दी गई थी। तो अभी मुल्तान में फ़िलहाल ऐसा कोई इदारा नहीं है जहाँ पे नर्सरी। और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो एक ऐसा इदारा है, अगर पूरे पाकिस्तान में देखा जाए तो हर जगह उनकी नर्सरीज़ हैं, मगर यहाँ पे बिल्डिंग के इश्यूज़ की वजह से नहीं थी। अब एक बिल्डिंग बना दी गई है, उनको एक अच्छी जगह मिल गई है और वो शिफ्ट हो गए हैं, काफ़ी बड़ी जगह है, अभी तक स्टाफ नहीं है। उससे होता ये है कि जो बच्चे मिलते हैं चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो को या पुलिस को, वो चाइल्ड प्रोटेक्शन की तहवील में दिए जाते हैं या कहीं भी मिलते हैं वो चाइल्ड प्रोटेक्शन को ट्रांसफ़र किए जाते हैं वो बच्चे। और अगर बच्चों की हालत क्रिटिकल होती है ऑब्वियसली वो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में जाते हैं, ये प्रोसीजर है। उसके बाद अगर वो बच्चा ठीक होता है तो उसे पूरी टीम जो है, एक टीम बनी हुई है 4 रुकनी, वो लाहौर ट्रांसफ़र किया जाता है। अब इसमें जो सबसे बड़ा यहाँ रखा ही नहीं जाता, यहाँ नहीं रखा जाता। मुल्तान और उसके इर्द गिर्द के इलाके जितने भी हैं जहाँ से न्यू बॉर्न बेबीज़ मिलते हैं तो उनके लिए यहाँ पे कोई फैसिलिटीज़ नहीं है। और दूसरा पॉइंट मेन इसमें ये होता है अडॉप्शन के जो केसेस हैं। अब अडॉप्शन की जो फाइल्स हैं यहाँ पे जो लोग चक्कर लगाते हैं, ऑब्वियसली अडॉप्शन का एक प्रोसीजर है, तो वो सारी फाइल्स जो होती हैं वो यहाँ होती हैं और फिर लोगों को ये लाहौर जाना पड़ता है। फाइल्स जो आती हैं अप्रूव होकर लाहौर से आती हैं और उधर चाइल्ड प्रोटेक्शन का एक कोर्ट है, यानी वो प्रोसेस जो कि बहुत कम वक्त में हो जाना चाहिए और हो सकता है, लेकिन उसको चूंकि यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं है, उसको उस प्रोसेस को होते होते ही बहुत टाइम लग जाता है। जी बिल्कुल। एक जो था कपल था, उसने अपने बच्चे के लिए 2021 में अप्लाई किया था और उन्हें 2024 के एंड में जाके कॉल आई थी, क्योंकि एप्लीकेशंस बहुत ज़्यादा हैं और वहाँ पे चाइल्ड प्रोटेक्शन अडॉप्शन की जी चाइल्ड प्रोटेक्शन कोर्ट में जो है ऑब्वियसली वहाँ पे भी कोर्ट की अलग प्रोसीडिंग होती है, उसके बाद ही बच्चा हवाले किया जाता है। तो जो अडॉप्शन के लिए जो लोग आते हैं उनको सबसे ज़्यादा मसाइल होते हैं। और दूसरा ये कि अगर इधर नर्सरी होगी, स्टाफ होगा, तो कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो गुमशुदा बच्चे होते हैं, उनमें से 4 से 5 साल का भी बच्चा जो है चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो जो है उसे हिफाजती तहवील में लेता है। तो अगर गुमशुदा बच्चे जो होते हैं, अगर जनूबी पंजाब में बार बार वहाँ पे जितने भी सेंटर में बच्चे रहते हैं तो हम लोग भी उनकी न्यूज़ चलाते हैं कि ये बच्चा गुमशुदा है, इतने टाइम से गुमशुदा है। ऑब्वियसली जब वो बच्चा ट्रांसफ़र हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे कोई फीमेल उनका ऐसा स्टाफ नहीं है जो उन बच्चों का ख्याल रख सके, केयर कर सके, तो वो बच्चा जो है वो उस न्यूज़ से भी चला जाता है या अपने माँ बाप से बिछड़ा हुआ है तो वो उस तरह भी चला जाता है। कि कुछ बच्चे हमने देखे कि ट्रेन में बैठ के जैसे आ जाते हैं मुल्तान, मतलब उनको नहीं पता वो किस तरह आए हैं, बच्चे हैं बता नहीं सक रहे अपना एड्रेस, तो उनको देखा है 3-3 महीने वो यहाँ रखते हैं, ढूंढने की कोशिश करते हैं, फिर उनको लाहौर ट्रांसफ़र कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे जगह और ये सारे मसाइल सिर्फ और सिर्फ इस वजह से हैं कि यहाँ पे नर्सरी नहीं है, एक नर्सरी नहीं और है, स्टाफ नहीं है, हायरिंग नहीं है। इस वक्त जो पुराना स्टाफ था वही है। बच्चों की कैपेसिटी जो है इस वक्त बिल्डिंग में आई थिंक 350 है और इस वक्त जो बच्चे हैं वो सिर्फ 60 या 70 हैं वहाँ पर। दिस इज़ अलार्मिंग।
ओके, इसी बात को मैं कंटिन्यू करूंगी, लेकिन ब्रेक पे जाते हैं। आपने कहीं नहीं जाना, हमारे साथ रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इन्हीं टॉपिक्स पे मज़ीद गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और एक बड़े अहम मौजू पे हम डिस्कशन कर रहे थे। अलिशा, आप हमें बता रही थी कि उसी बात पे मैं वापस आती हूँ कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है जो कि मुझे लगता है कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन उस अलार्मिंग सिचुएशन की वजह से इतने ज़्यादा मसाइल हमारे साउथ पंजाब में क्रिएट भी हो चुके हैं और मज़ीद बढ़ते भी रहेंगे अगर ये फ़ौरी तौर पे इसका कोई भी हल ना निकाला गया। तो स्टाफ की हायरिंग नहीं हो रही, और इसके अलावा जो भी नर्सरी के मसाइल हैं, वो कहते हैं ना कि उम्मीद तो कहीं ना कहीं से आ जाती है। तो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं से कोई होप नज़र आ रही है कि काम होने के, या इस पर काम किया जा सकता है इन अपकमिंग टाइम? गवर्नमेंट ने कहा था कि 1 साल के अंदर अंदर काफ़ी सारे ऐसे इदारे थे, इवन एजुकेशन डिपार्टमेंट की जानिब से भी जब ये कहा गया कि असातिज़ा की कमी है पूरे जनूबी पंजाब में जो है, तो उन्होंने कहा कि जॉब्स आएंगी, ये होगा वो होगा वो होगा, बट अभी इस बात को भी 1 साल गुजर गया है। भावलपुर में भी एक नया सेंटर बनाया गया चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो का, वहाँ पर भी नर्सरी नहीं बनाई गई। इसी तरह जो इर्द गिर्द के इलाकों में सेंटर भी बनाए जा रहे हैं, क्योंकि वो महदूद वसाइल के साथ और महदूद स्टाफ के साथ बनाए जाते हैं, तो वो बस बच्चों को रेस्क्यू कर सकते हैं, यानी उन बच्चों को वो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड नहीं कर सकते। अब मुल्तान में जनूबी पंजाब का सबसे बड़ा चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो बनाया गया है, मगर स्टाफ नहीं है। यहाँ पे हॉस्टल है, बच्चों का स्कूल है, वोकेशनल सेंटर बनाया गया है बाकायदा, उन बच्चों को स्किल्स सिखाए जा रहे हैं। नर्सरी के अलग मसाइल हैं, हायरिंग के अलग मसाइल हैं। जो पुराना स्टाफ है वो ही उस बिल्डिंग को में जाकर जो है वो काम कर रहा है। तो वो अभी हमने देखा कि जब बिल्डिंग बने हुए भी 1 साल हो गया था, अभी प्रॉपर शिफ्टिंग हुई है उनकी, तो वो काम उस तरह से हो नहीं पा रहा था जैसे जल्दी जल्दी होता है। ऑब्वियसली बजट भी जो है जितना कहा गया उसको उस पार्ट्स में मिला ही नहीं। जी नहीं मिला, पर बहुत ज़्यादा देर बाद मिला। लाइक अगर बजट रिलीज़ होना था 40 लाख 6 महीने के क्वार्टर का, तो वो रिलीज़ हो रहा था 1 साल बाद 40 लाख, तो वो काम स्लो हो जाता है। स्लो भी हो जाता है और फिर उन बच्चों को उस तरीके से फैसिलिटीज़ प्रोवाइड भी नहीं की जा सकती। ओके, डॉक्टर साहब आपकी तरफ वापस आऊँगी। हम अभी बात कर रहे थे कि टीचर्स, आपने अभी जिक्र किया कि 2 वे ट्रैफिक है, टीचर्स पेरेंट्स दोनों को 50-50 चलना पड़ता है, दोनों को अपने हिस्से की कंट्रीब्यूशन करके एक बच्चे की तरबियत करनी पड़ती है। तो आपको क्या लगता है कि वालिदैन और बच्चों के दरमियान जो कम्युनिकेशन है, इसका भी बड़ा गैप है, तो ये कैसे इस गैप को फुलफ़िल किया जा सकता है और किस तरह से ये मुमकिन है? देखिए, सबसे अहम बात तो ये है कि क्या वालिदैन के पास इतना वक्त है कि वो अपने बच्चों के साथ बैठ के उनके साथ उन अमूर पे गुफ्तगू करें जो उनकी ज़िंदगी के अंदर अहमियत रखते हैं या जो उनकी ज़िंदगी के अंदर किसी किस्म की डिस्ट्रैक्शन का बायस बन रहे हैं। तो वालिदैन को वक्त निकाल के अपने बच्चों के साथ बैठ के ये गुफ्तगू करना बड़ा ज़रूरी है, तभी ये गैप ख़त्म हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि फादर गेट्स आउट ऑफ द हाउस अर्ली इन द मॉर्निंग and he returns late night or late in the evening. उस टाइम बाप या माँ के पास, दोनों अगर वर्किंग हैं, तो उनके पास तो ये एनर्जी ही नहीं होती कि वो बच्चों के साथ बैठ सकें। दूसरा, बच्चे उस टाइम अपने वालिदैन के साथ इसलिए बैठना पसंद नहीं करते कि ये अभी थके हुए आए हैं, हम कोई बात करेंगे तो ये फट पड़ेंगे, या हमारी पिटाई होगी या हमारी खिंचाई होगी। तो ये जो गैप है ये बढ़ता ही जा रहा है। उसके लिए हमें टाइम मैनेजमेंट करनी पड़ेगी, फैमिली के साथ बैठने के वक्त निकालने पड़ेंगे, बहाने निकालने पड़ेंगे। सेम इज द केस विद द टीचर्स। अगेन इट कम्स बैक और गोज़ बैक टू द पॉइंट कि आप अपने अपने इदारों में जहाँ जहाँ भी असातिज़ा हैं, चाहे वो स्कूल है, यूनिवर्सिटी है, कॉलेज है, या कोई ऐसा इदारा है जिसमें कोई स्किल्स की तरबियत दी जाती है, स्किल्ड बेस्ड जो इंस्टीट्यूशंस हैं, पोस्ट ग्रेजुएट या डिप्लोमास कराए जाते हैं, क्या आप अपने असातिज़ा को वो माहौल दे रहे हैं कि जहाँ पे वो परफॉर्म करें? क्या आपने उनकी तरबियत के मौके पैदा किए हैं?
उनके स्किल्स को डेवलप करना इदारे की जिम्मेदारी है। ऐसा ही इदारा उनके जो लेवल ऑफ नॉलेज है उसको जब तक इंक्रीज नहीं करेगा तब तक आप असातिज़ा से ये तवक्को नहीं कर सकते कि वो अपने बच्चों के साथ उनका रवैया कैसा होगा। उनकी मॉनिटरिंग करना, उनकी फीडबैक लेना, उनकी स्किल डेवलपमेंट और स्किल असेसमेंट करना, उनकी अप्रेजल करना, उनको फैसिलिटेट करना और उनको वो तमाम मौक़े फराहम करना जिससे तलबा को बेहतर और मुअस्सर तालीमी और तदरीसी निज़ाम मुयस्सर आ सके। दैट्स व्हाट वी आर डूइंग। वी आर द ओनली इंस्टीट्यूशन, ट्रस्ट मी, इट इज़ नॉट एग्जेजरेशन। मैं आपको ईमानदारी से बता रहा हूँ, जनूबी पंजाब में वी एज ए कॉलेज we have established for the very first time the environment where students are learning based on conceptual education, because our teachers are able to deliver that because they are trained for that, and we are providing them the environment. We have given them the latest modern technology which is available in the classroom unlike any other college. So ये desire भी होती है, ये आपका vision भी होता है, ये आपका एक अमली कदम भी होता है टुवर्ड्स द डेवलपमेंट ऑफ योर स्टूडेंट्स। बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये मिलजुल के काम होता है, किसी एक यकतरफा तौर पे नहीं हो सकता। बिल्कुल ऐसा ही है। और सर अगर कम्युनिकेशन स्किल्स किसी के अंदर हैं और वो उसको पहचान नहीं पा रहा तो कौन सी ऐसी मशकें हैं जो करके अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स को बेहतर बनाया जा सकता है? देखिए, तलबा के लिए सबसे अहम जो मैं एक एडवाइस, हम्बल एडवाइस दे सकता हूँ वो ये है कि किताब से रिश्ता जोड़ें और इल्म के साथ दोस्ती लगाएं, तारीख़ का मुताला करें, अखबारात और मैगज़ीन्स का मुताला करें। सिर्फ म्यूज़िक और शक्लें और डांसेस देख के अपना वक्त ज़ाय मत करें। आप यकीन कीजिए, ये टिकटॉक या इस तरह की जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी किरदार साजी के अंदर कोई मुस्बत किरदार अदा नहीं कर सकती। आपके किरदार, आपकी बॉडी लैंग्वेज और आपकी एबिलिटी टू परफॉर्म बेटर एज एन इंडिविजुअल could only be done through education, through knowledge, through your learning, और वो learning हर किसी से हो सकती है। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक कह रहे हैं। प्रोफेसर साहब, आपका बहुत शुक्रिया, बहुत कुछ आपसे सीखा भी और आपने इस टॉपिक पे जो भी डिस्कशंस की वो वैलिड थी सारी और बहुत कुछ सीखने को मिला। मैंने बहुत कुछ सीखा है और आई होप आप लोगों ने भी बहुत कुछ सीखा होगा। लिशबा, आपका बहुत शुक्रिया, आपने जिन मसाइल के ऊपर बात की और जो नॉलेज, जो इन्फॉर्मेशन हमें दी, बहुत शुक्रिया आपका। जो आपने हमें मसाइल के बारे में जो इन्फॉर्मेशन दी है वो अभी इस टाइम की नीड थी। थैंक यू सो मच। एंड डॉक्टर बाबर साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। मज़ीद नए गेस्ट के साथ आएंगे, अभी ब्रेक पे चलते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आप देख रहे हैं प्रोग्राम रूही एट 10 और हमें जिस गेस्ट ने ज्वाइन किया है उनका तारुफ करवाती चलूँ। हमें ज्वाइन किया है वकास अहमद, जो कि फाउंडर ऑफ टेक्सपोर्ट हैं, जो कि फ़र्स्ट IT हब ऑफ साउथ पंजाब है और वकास साहब डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट भी हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम। आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा सर, एक बड़ा आज वैसे तो यूथ स्किल डे भी मनाया जा रहा है और इसी के साथ साथ जब हम स्किल्स की बात करते हैं स्पेशली यूथ में, तो अब दौर जो है वो सोशल मीडिया का है, AI का है, IT का दौर है। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं, हमारी यंग जनरेशन है, उनमें ये स्किल्स आप समझ लें कि बहुत अच्छी स्किल्स हैं उनके अंदर और उन्होंने सीखा भी है। मैंने बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट्स देखे हैं, बहुत सारे स्कूल के बच्चे देखे हैं जिनको इंटरेस्ट होता है डिजिटल मार्केटिंग में और जिनको IT में इंटरेस्ट होता है और वो जाके पार्ट टाइम जॉब्स भी करते हैं और सीखते भी हैं। वो डिफरेंट एकेडमीज़ में जाते हैं और सीखते हैं उस चीज़ को और फिर उसको इम्प्लीमेंट भी करते हैं। और मैंने बहुत सारे ऐसे यंग लोग देखे हैं जो कॉलेज स्टूडेंट्स हैं, लेकिन वो अपने डिजिटल मार्केटिंग की जो सर्विसेज हैं एजेंसीज बना के वो उनको प्रोवाइड कर रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। तो ये एक बड़ी अच्छी बात है कि हमारी जो यूथ है, हमारी जो यंग जनरेशन है, वो साइड बाय साइड अपनी स्टडीज़ के, अपनी एजुकेशन के जो अपकमिंग स्किल्स है इस टाइम के, उनको साथ साथ लेके चल रही है। तो आपको क्या लगता है कि डिजिटल मार्केटिंग, जो कि अभी ऑब्वियसली पहले सोशल मीडिया का दौर चल रहा था, लेकिन अब ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि अब AI का दौर चल रहा है,
हर चीज़ ऑटोमेटिकली हो रही है। फॉर एग्जांपल चैट जीपीटी और बहुत सारे ऐसे सॉफ्टवेयर्स इंट्रोड्यूस करवा दिए गए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू, जिन्होंने बच्चों को, स्टूडेंट्स को, यंग जनरेशन को बहुत हेल्प आउट किया। तो आपको क्या लगता है कि पहले जो एक ट्रेडिशनल मार्केटिंग होती थी और अब जो कि डिजिटल मार्केटिंग ने रिप्लेस कर दिया उस चीज़ को, तो मुझे बताइए कि क्या वाकई डिजिटल मार्केटिंग ज़्यादा मौसर है और ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या फ़र्क क्या है इन दोनों चीज़ों में, और इफ़ेक्टिव ज़्यादा कौन सी अगर हम देखें आज के दौर में? अच्छा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत अच्छा टॉपिक है। ये टॉपिक इस वक्त वाकई ही बड़ा हॉट टॉपिक है, क्योंकि इस वक्त चाहे कोई छोटा बिज़नेस हो या बड़ा बिज़नेस हो, हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग की ज़रूरत है। बिल्कुल। ये कहना भी दुरुस्त होगा कि बहुत सारे लोग पाकिस्तान में अभी तक इसका फ़ायदा नहीं उठा रहे जिस तरह उठाना चाहिए। अच्छा, अब आपके सवाल की तरफ आते हैं। आपका सवाल ये है कि पहला पार्ट ले लेते हैं कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग और डिजिटल मार्केटिंग में फ़र्क क्या है। अच्छा, पहले उसको समझते हैं कि मार्केटिंग क्या है। मार्केटिंग अगर बहुत सिंपल लैंग्वेज में हम देखें तो मार्केटिंग नाम है किसी चीज़ को प्रमोट करने का। मतलब आप किसी अपनी सर्विस को प्रमोट कर रहे हैं, अपनी कोई शॉप खोली है उसको प्रमोट कर रहे हैं, अपना कोई प्रोडक्ट निकाला है उसको प्रमोट कर रहे हैं। तो अब ट्रेडिशनल मार्केटिंग क्या थी, मैं इसको इस तरह से डिवाइड करता हूँ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग मैं ये कहता हूँ कि वो इंटरनेट के बगैर थी। जब से इंटरनेट आया है, इंटरनेट आप कोई भी प्रमोशन कर रहे हैं तो वो ट्रेडिशनल मार्केटिंग। हाँ, मैं उसको इस तारीफ के अंदर लेता हूँ। ठीक है, ऑब्वियसली ये बड़ी आपने एक सिंपल वन लाइन डेफिनेशन में आपने एक इफेक्टिव बता दिया चीज़ कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग वही है जिसमें इंटरनेट का इस्तेमाल नहीं है। हाँ, फॉर एग्जांपल इसका ले लेते हैं कि जब हम पहले जब ट्रेडिशनल मार्केटिंग का दौर था, टीवी भी था जब, लेकिन अगर इंटरनेट नहीं था तो क्या होता था कि फॉर एग्जांपल एक खाद जो है ना या किसान का ऐड चल रहा है, तो किसान का ऐड वो भी लोग देख रहे हैं जो लोग खाद वगैरह से उनको जानना ही नहीं है, उनको ज़रूरत ही नहीं है खाद वगैरह की। फॉर एग्जांपल खरीदना ही नहीं चाहते। हाँ, वो खरीदना ही नहीं चाहते। अब फॉर एग्जांपल मैं एक बड़ी फ़नी एग्जांपल देता हूँ, पैम्पर्स का ऐड। अब पैम्पर्स का ऐड वो भी लोग देखते हैं जो उनके बच्चे ही नहीं हैं। अच्छा, वो लोग भी देख रहे हैं, उनको ज़रूरत ही नहीं है, ऐसा ही। लेकिन वो असल में इसको मैं इसलिए डिवाइड कर रहा हूँ कि इंटरनेट आने के बाद ये नया दौर शुरू हुआ जिसको हम कहते हैं मॉडर्न डिजिटल मार्केटिंग। अच्छा, अब डिजिटल एरा शुरू हो गया। डिजिटल एरा शुरू हो गया और मैं इसको मॉडर्न मार्केटिंग के दौर में लेके आता हूँ। ठीक है, अब हुआ ये कि अब हम एक फ़िल्टर लगा सकते हैं। अब फ़िल्टर कैसे लगा सकते हैं कि भाई ठीक है, जिसकी शादी हुई है उसी को ऐड नज़र आए पैम्पर्स का। ठीक है, और फॉर एग्जांपल एज ग्रुप ये है, फीमेल्स को नज़र आए या मेल्स को नज़र आए, हम फ़िल्टर आउट कर सकते हैं। बहुत सारे फ़िल्टर्स हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग अब किस तरह बेनिफिशियल है इसकी तरफ आते हैं हम, और डिजिटल मार्केटिंग है क्या अगर हम इसको लें। तो जैसे कि मैंने पहले कहा, इंटरनेट के साथ अगर हम मार्केटिंग करें तो सिंपल लैंग्वेज में हम उसको कहेंगे डिजिटल मार्केटिंग है। लेकिन इसमें और भी चीज़ें आती हैं। अगर पूरी डेफिनेशन हमने डिजिटल मार्केटिंग की देखनी है, वो ये है किसी भी डिजिटल प्रोडक्ट के साथ अगर हम मार्केटिंग कर रहे हैं तो उसको हम डिजिटल मार्केटिंग कहेंगे। ठीक है, डिजिटल प्रोडक्ट यानी वो प्रोडक्ट जो कि फिजिकली अवेलेबल नहीं है, जैसे साइन बोर्ड लगे हुए हैं, वो भी एक डिजिटल जो है ना प्रोडक्ट है। अगर हम फुल एंड फ्लैश डेफिनेशन लें तो वो भी एक डिजिटल मार्केटिंग का पार्ट है। साइन बोर्ड्स। अच्छा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि साइन बोर्ड्स आर अ पार्ट ऑफ ट्रेडिशनल मार्केटिंग। आप यूँ कहें कि ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग मॉडर्नाइज डिजिटल मार्केटिंग जो है वो इंटरनेट के साथ है। और ट्रेडिशनल डिजिटल मार्केटिंग है वो जो है। अभी हम बात कर रहे थे विकास साहब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की भी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मैंने बात की कि पहले अगर हम 3-4 साल पहले की बात करें तो डिजिटल एरा था, लेकिन अब की अगर 2025 की बात करें तो अब इसको AI एरा कहा जाता है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत कॉमन है, चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटेड हो गई हैं। तो मुझे इसमें बताएं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से डिजिटल मार्केटिंग पे कोई असर पड़ा? उसने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने रिप्लेस करने की कोशिश की है डिजिटल मार्केटिंग को? अगेन गुड क्वेश्चन। अच्छा, लोग इसको लेते हैं कि डिजिटल AI के आने के बाद बहुत सारी फील्ड्स ना ऑब्सोल्यूट हो चुकी हैं और ख़त्म होने के दहाने पर हैं बहुत सारी फील्ड्स। तो ऐसा है भी सही, लेकिन मैं ये ज़्यादा बेहतर आंसर इसका ये होगा कि AI और जो भी फील्ड है वो एक अलग-अलग चीज़ें हैं। ऐसा ही है। AI ने बस आसान बना दिया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने हर फील्ड को आसान बनाया है।
हर फील्ड के करने के तरीके को, वेज ऑफ डूइंग जो है उसको तब्दील कर दिया है, ईजी बना दिया है। बिल्कुल सही। अब बात यह है कि अब हमें करना क्या चाहिए? हमें सीखना चाहिए एआई और डिजिटल मार्केटिंग के कॉन्सेप्ट। अगर हम इन दोनों को सीखेंगे तो आसानी से हम चीज़ें कर सकेंगे, ऑटोमेशन की तरफ चले जाएंगे और ज़्यादा बेटर वे में कर सकेंगे। हमारे पास जो काम 10 दिन में होता था वो 1 दिन में हो जाएगा। बस सिर्फ यही डिफरेंस है, ऑब्सोलीट नहीं हुई। डिजिटल मार्केटिंग हमेशा ज़िंदा रहेगी। 2-3 फील्ड्स के बारे में मैं कहता हूँ, जिसमें से एक फील्ड है डिजिटल मार्केटिंग। चाहे एआई जितना मर्जी हावी हो जाए, लेकिन ये हमेशा जिंदा रहे। क्योंकि अभी जब हम मास कम्युनिकेशन डिग्री भी कर रहे थे तो तब तो खैर डिजिटल एरा था, लेकिन तब भी यही कहा जाता था और तब बोला जाता था कि जी टीवी को रिप्लेस कर दिया जाएगा, डिजिटल और जितने भी ये आप समझ लें डिजिटल चैनल्स हैं वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पे हो सकते हैं, डिजिटली उसको रिप्लेस कर दिया जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि जो एक टीवी की इम्पॉर्टेंस है, जो एक ट्रेडिशनल मीडिया की इम्पॉर्टेंस है, वो अभी तक भी मुझे लगता है। बस ये असल में लेकिन अब ये भी साथ साथ ऐड ऑन किया जाता है कि डिजिटल मार्केटिंग को रिप्लेस कर दिया है जी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। किसी फील्ड को रिप्लेस नहीं किया, आसान बना दिया। आपने देखा होगा कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग बड़ी कॉमन है डिजिटल मार्केटिंग में, कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की जाती है। लेकिन अब हमने देखा है कि डिजिटली इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो आ गए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई जनरेटेड इन्फ्लुएंसर्स आ गए हैं। तो ये एक बड़ा क्वेश्चन मार्क है। नहीं, क्वेश्चन मार्क तो है, लेकिन फिर भी ह्यूमन रिसोर्स को रिप्लेस अभी फौरी तौर पर नहीं किया जा सकता। इट विल टेक टाइम। हाँ, इट विल टेक टाइम, लाइक 10 years, 5 years, मिनिमम यू कैन से मिनिमम 5 years इट विल टेक। लेकिन मेरा ख्याल में अगर मैं खुद अपने एक्सपीरियंस से कहूँ तो 10 साल लगेंगे अभी इस चीज़। ठीक है, अभी उसको मॉडर्नाइज होने में। ठीक है, जैसे कि आपने बात की, मैं यहाँ पे नाज़रीन को ये भी बताता चलूँ कि डिजिटल मार्केटिंग एक बहुत बड़ी फील्ड है। इसने बात की कि इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग उसका एक पार्ट है। ऐसे अगर हम देखें डिजिटल मार्केटिंग के बहुत सारी शाखें हैं, मैं नाम लेना शुरू करूँ तो ख़त्म ही नहीं होते। वीडियो मार्केटिंग है, इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग है, एफिलिएट मार्केटिंग है, एसईओ है, कंटेंट मार्केटिंग है। बिल्कुल ऐसे ही बस चलते ही जाएं, नाम आगे सो ऑन चलती जाती है, फर्दर वो फील्ड चलती जाती है, एक से एक चीज़ें निकलती आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही अभी आपने जिक्र किया कि हम हम एक टारगेटेड ऑडियंस को दिखाते हैं डिजिटल मार्केटिंग में। यानी आप अगर एक बिल बोर्ड, साइन बोर्ड लगा रहे हैं तो वो आप तमाम पूरी ऑडियंस के लिए, जो भी बंदा उस रोड से गुजर रहा है, चाहे वो उसके लिए ऐड इम्पॉर्टेंट है नहीं है, उसको उस चीज़ की ज़रूरत है या नहीं है, लेकिन वो हर किसी के लिए है। बट एड्स आर स्पेसिफिकली फॉर दोज जिनको हम टारगेट करते हैं। जी, ये मैं इसका ना एक तफसील बताना चाहूँगा यहाँ पर। फॉर एग्जांपल, हम ना बहुत पीछे हैं, हम मार्केटिंग कर नहीं रहे। फॉर एग्जांपल जनूबी पंजाब को देख लें। हम फॉर एग्जांपल अब मैं इसके कुछ एग्जांपल्स के ज़रिए इसको समझाने की कोशिश बिल्कुल ऐसे। फॉर एग्जांपल, आपकी एक गोलगप्पे की दुकान है हुसैना गाई में, ठीक है? ठीक है। आप अपना ऐड इस तरह से फिक्स कर सकते हैं कि जो सिर्फ उसके 2 किलोमीटर की रेंज पर आया हुआ है, तो उसको ऐड दिखाएं कि जो हुसैना गाई आया हुआ है और उसने गोलगप्पे नहीं खाए, मतलब किसी स्पेसिफिक शॉप का नाम लेके, तो उसने कुछ नहीं किया। मतलब उसको बार बार ऐड शुरू, मोबाइल हर कोई देखता है शॉपिंग करते हुए, उसको फौरन अंदाजा होगा यार कि मैंने तो गोलगप्पे खाने चाहिए, मुझे मैं इधर ही आया हूँ, इधर ही गोलगप्पे खाऊं जाके। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल स्पेसिफिक कर देते हैं। फॉर एग्जांपल, डाइवो से, लाहौर से बस चली है कुछ मुसाफिरों को लेकर मुल्तान की तरफ। मुल्तान पे जो डाइवो का स्टैंड है, वहाँ पर एक शॉप है सोहन हलवे की, ठीक है, मुल्तानी सोहन हलवे की। तो उनको वो शॉप ऐड दिखा सकती है सिर्फ उन लोगों को जो बस में सवार है। इतनी स्पेसिफिक टारगेटिंग है। मतलब टारगेटिंग की बात हो रही है यहाँ पे, बिल्कुल स्पेसिफिक टारगेटिंग है कि भाई सिर्फ वो जो बस में आ रहे हैं ना, सिर्फ उनको ही नजर आए ऐड। ठीक है। या जो एयरप्लेन में बैठे हुए हैं, कहीं जा रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को नजर आए। या जो शादी में आए हुए हैं कुछ लोग, उनको हम स्पेसिफिकली, चाहे उनके नाम वगैरह याद नहीं है हमें, तो उन्हीं को नजर आए कि यार शादी मुबारक, लोकेशन को टारगेट कर सकते हैं। ठीक है सर, एड्स की बात कर रहे थे हम, तो फेसबुक पे भी एड्स रन कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी एड्स रन कर सकते हैं। तो इन दोनों में क्या डिफरेंस है? इन दोनों में ऑडियंस का डिफरेंस है। जहाँ पे या और भी मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं, जैसे टिकटॉक भी है, इसमें हम बहुत सारे ऐड कर लेते हैं। देखें, फेसबुक पे मैं ये कहूँगा कि फेसबुक में वर्सटाइल ऑडियंस है। वकास साहब, आपसे इस सवाल का जवाब लेंगे, अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है।
व्यूअर्स, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पर डिस्कशन हमारी चल रही है, आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और इसी टॉपिक को मज़ीद इन्हांस करेंगे और आपके साथ डिस्कस करेंगे। हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस कर रहे थे, जिनमें डिजिटल मार्केटिंग भी थी। और इसी के साथ साथ उस मौजू को तो हम ज़रूर डिस्कस करेंगे, लेकिन हमें ज्वाइन किया है हमारे गेस्ट ने रूबिया अरशद, जो कि हेड ऑफ़ डिपार्टमेंट है इन्वायरमेंटल साइंसेज एंड टेक्नोलॉजी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आई एम फाइन। ये कलर आप पे बहुत सूट कर रहा है। लाइकवाइज। ओके अच्छा, मुझे बताइएगा, क्योंकि आप हेड ऑफ़ इन्वायरमेंटल साइंसेज हैं, तो आज के टाइम में बिकॉज़ ऑब्वियसली कहा जाता है कि आईटी का दौर है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे, तो आपको क्या लगता है कि इन्वायरमेंटल साइंसेज की क्या इम्पोर्टेंस है और इसका स्कोप कह लें तो आई थिंक इट वाज नॉट रॉन्ग। तो आज के टाइम में इसको स्टूडेंट्स किस तरह से इम्पोर्टेंस दे रहे हैं? एक्चुअली एनवायरमेंटल साइंस इज़ मल्टी डिसिप्लिनरी साइंस। इसको हम अगर सिंपल टर्मिनोलॉजी में अपने व्यूअर्स के लिए एलैबोरेट करें तो एनवायरनमेंट जो है वो बेसिकली डिराइव हुआ फ्रेंच वर्ड से एनवायरन, जिसका मतलब होता है सराउंडिंग। सराउंडिंग इन सिंपल टर्मिनोलॉजी हम अपने अगर व्यूअर्स को बताएं कि हमारे माहौलियात में जो जो चीज़ें हो रही हैं उसके अकॉर्डिंग हम क्या क्या कर रहे हैं। अब इस एनवायरमेंटल साइंसेस को समझने के लिए हम दो फैक्टर्स को समझते हैं, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मींस लिविंग ऑर्गेनिजम्स और एबायोटिक मींस नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। इन नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स का लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे क्या इम्पैक्ट है? जैसे अब रिसेंटली हमने सिनेरियो देखा फ्लड का जो सवात में आया है, वो सारी चीज़ें हम एनवायरमेंटल साइंसेज में डिस्कस करते हैं। ग्लोबल वार्मिंग जो बड़ा एक हॉट इशू है, कंटिन्यूसली इंक्रीज इन अर्थ टेम्परेचर इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। तो हम ये सारी चीज़ें जो है वो डिस्कस करते हैं और हम अपने स्टूडेंट को रिगार्डिंग एनवायरमेंटल साइंसेज अवेयरनेस देते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ करंट टॉपिक और ये इसका स्कोप मल्टी डायमेंशनल फील्ड है, तो हर एस्पेक्ट में जो है वो इसका वाइड रेंज ऑफ स्कोप है। तो यंग जनरेशन हमारी किस तरह से इसमें अपना करियर देख सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं, आगे किस तरह से अपना करियर बना सकते हैं? फॉर इंस्टेंस अभी हमारे रिसेंटली एनएफसी के ही ग्रेजुएट जो है वो ईपीए में एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर हायर हुए हैं। तो ईपीए में हमारा स्कोप है, क्लाइमेटोलॉजिस्ट में हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो वहाँ पे अप्लाई करते हैं, मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट में अप्लाई करते हैं, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है वहाँ पे हमारे स्टूडेंट्स जो है वो अप्लाई करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे जितने स्टूडेंट्स एनएफसी आईटी से ग्रेजुएट हुए हैं सब जो है वो बहुत अच्छी जॉब डेजिग्नेशन पे हैं। ओके अब्रॉड में भी कुछ लोग जो है वो स्कॉलरशिप पे अप्लाई किया हुआ है। यानी हम अपनी यंग जनरेशन को इनकरेज कर सकते हैं कि येस, दिस इज़ ऑल्सो द डिपार्टमेंट आप जिसमें जा सकते हैं और अपनी सर्विसेज दे सकते हैं और अपना करियर बना सकते हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज एनवायरमेंटल साइंसेस का ही आज जो हम चीज़ें देख रहे हैं, जैसे आज रिसेंटली हम मुल्तान में हैं तो मॉर्निंग में एकदम से एब्रप्ट टेम्परेचर चेंज हुआ है, एब्रप्ट रेनफॉल हो गई है। यही मैं आके डिस्कस कर रही थी कि अचानक से ठंडी हवा चलना शुरू हो गई और मौसम बड़ा खुशगवार हो गया। एग्जैक्टली ऐसे अब आप मुल्तान में देखें ना कि लास्ट 4-5 स्पैन से जो है वो आपका जो है वो स्प्रिंग सीजन आया ही नहीं है। द रीज़न इज़ बेसिकली ग्लोबल वार्मिंग। जो अर्थ का टेम्परेचर कंजेक्टिवली जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है और ये किस वजह से? GHGs गैसेस की वजह से, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड जो हमारी गैस है बहुत लीथल गैस है। तो हमने उसको ओवरकम करना है। हम उसी से रेलेवेंट एनवायरनमेंट के स्टूडेंट्स को अवेयरनेस देते हैं ताकि जो है वो फर्दर इसको अपना करियर परस्यू कर सकते हैं। लोग इसमें करियर भी परस्यू कर सकें, प्लस वर्ल्ड नीड मोर एनवायरमेंटलिस्ट। अगर हमने पाकिस्तान को बेटर ग्रो करना है और अपनी सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबिलिटी पे काम करना है तो हमें एनवायरमेंटलिस्ट को हायर करना होगा इन फ्यूचर। ओके वकास साहब, आपकी तरफ मैं वापस आऊँगी। हम जब बात कर रहे थे तो उसमें आपने जिक्र किया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग के साथ इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग, और आपने जिक्र किया कंटेंट मार्केटिंग। तो ये क्या टर्मिनोलॉजी है और इसे ज़रा एलैबोरेट करिएगा। बहुत ही सिंपल टर्मिनोलॉजी है ये। फॉर एग्जांपल आप जैसे कि नाम से ज़ाहिर है कंटेंट मार्केटिंग, कंटेंट के ज़रिए मार्केटिंग की जाए। बिल्कुल। अब फॉर एग्जांपल वो कंटेंट किसी भी फॉर्म में हो सकता है, वीडियो की फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट की फॉर्म में हो सकता है, ऑडियो की फॉर्म में हो सकता है। अब कंटेंट मार्केटिंग एग्जैक्टली क्या है कि अपने कंटेंट को बेहतर बनाएं, कंटेंट ऐसा बनाएं कि वो खुद ही अपनी मार्केट कर सकें।
फॉर एग्जांपल वीडियो ऐसी बनाएं, ऐड ना चलाना पड़े उस पे? नहीं, ऐड चलाना पड़े तो फॉर एग्जांपल आप एक ऐड चलाते हैं, उसमें वीडियो की तो ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है, लेकिन कंटेंट ऐसा बना होगा कि वो सेल्फ जो है वो अपनी मार्केट भी कर सके। फॉर एग्जांपल 2 वीडियोस पे हम ऐड चलाते हैं, एक वीडियो पे हमने अच्छी कंटेंट मार्केटिंग नहीं की, एक वीडियो पे अच्छी कंटेंट मार्केटिंग की है। एक वीडियो का ऐड फॉर एग्जांपल उसके ऊपर हमने 10,000 रुपये लगा दिए, ठीक है, वो 10,000 रुपये से हमें 1 लाख की सेल आई है। अच्छा। लेकिन जिस पे कंटेंट मार्केटिंग करेंगे और वो अच्छा कंटेंट होगा तो उस पे 10 लाख की सेल आएगी। यानी कंटेंट इटसेल्फ बोले कि यार मुझे खरीदो या मेरी सर्विस को लो, खुद अपने आप को कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए, कंटेंट भी अच्छा होना चाहिए। ओके, कंटेंट मार्केटिंग इसी का नाम है कि आप कंटेंट को बेहतरीन से बेहतरीन बनाएं। ठीक है, अभी हमारे साथ एक कॉलर है, उनकी कॉल लेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सुबह। आपने अच्छे टॉपिक को चूज किया और दोनों जो टॉपिक्स हैं वो बहुत अच्छे हैं, थैंक यू। लेकिन मेरा क्वेश्चन ये होगा, आजकल का हॉट टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग। बिल्कुल। तो उस सिलसिले में जो मोहतरमा तशरीफ फरमा है, उनसे मेरा सवाल होगा कि किसी भी कंट्री में आपके अगर रकबे के हिसाब से देखा जाए तो 25% जो है वो आपका ट्रीज का, जंगलात का, दरख्तों का होना बहुत जरूरी है। अनफॉर्चुनेटली हमारे जो इस्लामाबाद और ये एरियाज थे या हमारे शुमाली इलाका जाते हैं, वहाँ पे दरख्तों की बहुत ज्यादा कटाई हुई, फर्नीचर के लिए भी और लोगों की जरूरियात के लिए भी। अब हमारे पाकिस्तान में 13 to 14% हार्डली ट्रीज हैं, लगाए तो जाते हैं लेकिन वो बड़े दरख्त या कारामद नहीं होते। फिर कोरनों के जो दरख्त गवर्नमेंट की तरफ से या महकमे ज़राअत की तरफ से मना है, वो ग्रीन बेल्ट्स में भी लगाए जा रहे हैं, हमारे इस्तेकाल में भी लगाए जा रहे हैं, हर जगह लोग बड़े जल्दी ग्रो है, तो उसका तो बेनिफिट्स बर्ड्स को भी नहीं है, उसकी ऑक्सीजन का भी मसला है। तो क्या ये रीजन भी है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड भी आपके जो ट्रीज हैं वो बहुत कम है और पाकिस्तान में भी बहुत कम है, और आबादी बहुत है, आपकी कंस्ट्रक्शन बहुत ज्यादा हो रही है, आपकी पॉपुलेशन बहुत बढ़ रही है, आपकी जो जरी लैंड है, स्पेशली आपके मुल्तान में जहाँ इतने खूबसूरत आमों के बागात थे, वहाँ बड़ी बड़ी सोसाइटीज बन रही है और टॉप के आमों के बागात को काटा जा रहा है। ओके, चले ठीक है, आपके सवाल का जवाब देते हैं। थैंक यू सो मच। जी, क्वेश्चन है, ग्लोबल वार्मिंग से ही रेलेवेंट है। अब मैं इनका आंसर जो है वो एक कुरान पाक की आयत से एलैबोरेट करके बताऊंगी। सूरह रहमान की आयत है, एंड दो द फ्लेवर्स ऑफ योर लॉर्ड विच वुड यू डिनाई, यानी आप अल्लाह ताला की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाएंगे। तो अल्लाह ताला ने जो हमारी यूनिवर्स बनाई है ना, बहुत खूबसूरत बनाई है। अल्लाह लव्स क्रिएटिविटी। तो ये बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन हमने इस दुनिया को तबाह कर दिया, बिकॉज ऑफ ह्यूमन इंटरवेंशन। तो इनकी बात यही इसी तरह ही है कि जैसे हमें जो 1 ट्री है वो हमारे 3 ACs का काम करता है, ऐसे ही तो है। हमने जो है वो क्या किया कि ट्रीज़ की कटिंग कर दिया। जी ट्रीज़ की कटिंग कर दी, उसकी जगह कंस्ट्रक्शन प्रोसेस स्टार्ट कर दिया, बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट कर ली, कंपनीज कंस्ट्रक्ट हो गए एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बिकॉज ऑफ कटिंग ऑफ द ट्रीज़ हमारा जो सराउंडिंग है उसमें स्मोक का एलिमेंट बहुत ज़्यादा हो गया। अभी लास्ट पिछली सर्दियों में एग्जैक्टली हमने लास्ट मंथ भी जो है वो लिटिल बिट स्मोक की कंसनट्रेशन हाई होती देखिए। AQI हम उसे कहते हैं एयर क्वालिटी इंडेक्स, ठीक है। तो वो मुल्तान में लास्ट विंटर्स में 22,000 क्रॉस कर गया था। Yes, the reason that is was because dangerous. Exactly, that is quite dangerous और that deteriorate our environment. So हम उससे रेलिवेंट जो है वो क्या कर सकते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं। लेकिन ट्रीज़ एसेट्स हैं और ये ट्रीज़ इतने एक्सपेंसिव हैं भी नहीं, और ये हमें जैसे हमारे यहाँ पर वो जैसे ट्रीज़ का कह रहे हैं कि कौन से ट्रीज़ और ये सारा, तो यूक्लिप्टस के ट्रीज़ जो है वो इस्लामाबाद की बात कर रहे थे। तो इस्लामाबाद में होता है कि जैसे न्यू टेक्नोलॉजी है ना, तो ब्लॉकबस्टर सीरीज़ पे हम वही ट्रीज़ लगाना शुरू कर देते हैं। तो इस्लामाबाद में फ्लड से प्रिवेंशन के लिए उन्होंने यूक्लिप्टस के ट्रीज़ लगाना शुरू कर दिए, यूक्लिप्टस के प्लांट्स। फिर उसकी वजह से क्या हुआ कि एम्बैंकमेंट तो हो गई, यानी फ्लड का वाटर तो ओवरकम हो गया, लेकिन क्या है कि वहाँ के लोगों को एस्थमेटिक प्रॉब्लम हो गया। अच्छा, तो इस वजह से हमने जो ट्रीज़ लगाने वो बड़ा सोच समझ के लगाने कि कौन से ट्रीज़ जो है वो वाटर रिटेंशन है, कौन से, जैसे अब जो है वो नीम का ट्री है वो बड़ा एसेंशियल है, एनवायरमेंटल फ्रेंडली है, जो हमारे एनवायरनमेंट की जो पोल्यूशन है उसको ओवरकम कर देता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज़ लगाएं बिकॉज इट्स फ्री ऑफ कॉस्ट और इट्स एन एसेट ऑफ एनवायरनमेंट। अच्छा, मैंने देखा है कि बहुत सारे स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़ में एक्टिविटीज़ भी करवाई जाती हैं ये, विच इज़ वेरी गुड। अच्छा जी, इसी मौजू को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आपने हमारे साथ कनेक्टेड रहना है।
वेलकम बैक व्यूवर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और आज क्योंकि यूथ स्किल डे भी है और हमारे साथ बहुत अच्छे गेस्ट भी मौजूद हैं और मौसम भी हमारा जो है वो बड़ा अच्छा है। आज का आते ही मैंने जिक्र किया, पकौड़े बनाएं, समोसे बनाएं, कुछ अच्छे अच्छे खाने बनाएं और अपने घर वालों के साथ बैठ के, अपने वर्क एनवायरनमेंट में साथ बैठ के इंजॉय करें। और इसी के साथ वेदर पर हम अपडेट लेंगे। हमारे साथ हसन मलिक हैं। जी हसन। जी, मुल्तान शहर और गिरदो नवा के अगर आज के मौसम के हवाले से बात की जाए तो आज मुल्तान शहर का मतलब सुबह सवेरे से बरालूद दिखाई दे रहा है। सुबह सवेरे से ही बारिश का सिलसिला जारी है और मौसम की सूरत हाल जानते हुए अपने फैमिली वर्क एनवायरनमेंट में सबके साथ बैठ के आप इंजॉय करें। और आज जो हम जिन टॉपिक्स पर डिस्कस कर रहे थे उन टॉपिक्स को मज़ीद कंटिन्यू करेंगे। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं डिजिटल मार्केटिंग और हमारे साथ जो डॉक्टर मौजूद हैं उनसे हम डिस्कस कर रहे थे। और सर आप मुझे बताइएगा कि जब हम एड्स की बात करते हैं, आपने बताया, एलैबोरेट किया कि फेसबुक एड्स, इंस्टाग्राम एड्स, तो एड्स क्या स्पेसिफिकली कुछ प्लेटफॉर्म्स पे लगाने चाहिए और किन प्लेटफॉर्म्स पे एड्स जो हैं वो ज़्यादा मौसर होते हैं, इफ़ेक्टिव होते हैं? अच्छा, ये भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। बात ये है कि हर प्लेटफॉर्म की ऑडियंस को समझना पड़ेगा इस सवाल को जानने के लिए। फॉर एग्जांपल मैं समझता हूँ टिकटॉक पे ज़्यादातर लोग इंटरटेनमेंट के लिए ही जाते हैं। फेसबुक पर मिली जुली ऑडियंस मौजूद है। अगर हम इंस्टाग्राम पे देखें तो ब्रांड जो अवेयरनेस है या अपने आप को जो ब्रांड करना चाहते हैं या पोर्टफोलियो बिल्ड करना चाहते हैं, इंस्टाग्राम पे वो ऑडियंस मौजूद है। जबकि यूट्यूब पे वो ऑडियंस मौजूद है जो लर्न करना चाहती है, वो कुछ सीखना चाहती है। तो आपका प्रोडक्ट या सर्विस कैसी है तो आप अपनी ऑडियंस को देखते हुए वहाँ पर ऐड लगाएं, उस प्लेटफॉर्म पे ऐड लगाएं। ओके, यानी हमारा प्रोडक्ट किस चीज़ पे वेरी करता है, हमने उसको देखते हुए उस पर रिसर्च करने के बाद हमने देखना है कि किस प्लेटफॉर्म पे हम इफेक्टिवली उस ऐड को रन कर सकते हैं। जी, अगर इंटरटेनमेंट वाला प्रोडक्ट है, अगर जनरल प्रोडक्ट है तो आप टिकटॉक पे लगाएं। टिकटॉक बड़ा अच्छा आपको रिजल्ट देता है। ठीक है सर, जहां हम कंटेंट मार्केटिंग की बात कर रहे थे और हमने इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग की बात की, वहाँ पे एक टर्म है ईमेल मार्केटिंग, तो ज़रा उसके बारे में हमें एलैबोरेट करिएगा कि वो ईमेल मार्केटिंग है क्या और आजकल के इस मौजूदा दौर में कितनी कारआमद है? ईमेल मार्केटिंग भी बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज के अंदर ईमेल के ज़रिए आप मार्केटिंग करें, बस इसको ईमेल मार्केटिंग कहते हैं। ईमेल मार्केटिंग बहुत बड़ी फील्ड है और आजकल भी यूज़ हो रही है। इसमें बहुत सारी टाइप्स हैं कि आप फॉर एग्जांपल ट्रांजैक्शनल ईमेल्स के ज़रिए भी मार्केटिंग करते हैं अपनी, आप कुछ स्पेसिफिक ईमेल्स भेजते हैं, इसमें भी टारगेटिंग करना होता है। ठीक है। असल में लोग ना सिर्फ ईमेल्स भेज देते हैं। आप भी देखें, आपके इनबॉक्स के अंदर बहुत हज़ारों की किस्म की ईमेल्स पड़ी होंगी। ऐसा ही है। अच्छा, आप कुछ तो खोलती भी नहीं होंगे उनको, ओपन ही नहीं करते। ऐसा ही है। अच्छा, लेकिन अगर फॉर एग्जांपल इसमें भी ऑडियंस के सेगमेंट्स बनाए जाएं, फॉर एग्जांपल मार्केटिंग करते वक्त हम सेगमेंट बनाएं कि यार ये ठीक है, इसकी इस एज ग्रुप का लोग हैं जिनके ईमेल्स हमारे पास मौजूद हैं, ये फीमेल्स हैं, तो हम अगर स्पेसिफिक टारगेटिंग करें अपनी ऑडियंस को जान के, जो हमारी पहली बात हो रही थी, तो हमारी ईमेल मार्केटिंग बड़ी इफ़ेक्टिव है। लेकिन आजकल के दौर में ईमेल मार्केटिंग थोड़ी पीछे रह गई है। जो एड्स मार्केटिंग, पेड एड्स मार्केटिंग है, वो ज़रा आगे निकल गई, लेकिन अभी भी इफ़ेक्टिव है अगर आप अपनी ऑडियंस को समझते हों तो। अगर फॉर एग्जांपल आप रैंडम ईमेल्स भेज देंगे तो फिर कोई ओपन ही नहीं करेगा। ऐसा ही है, यानी आपको अपने प्रोडक्ट को, अपनी सर्विसेज को समझने के बाद उस पे उसकी मार्केटिंग करनी ज़रूरी है। अच्छा, और एक और ये लोग समझ, अब ये सवाल जहन में आएगा यार कि ईमेल्स तो फ्री होते हैं। ऐसी बात नहीं है। आप जीमेल, अगर आपका जीमेल का अकाउंट है, आप उसे दिन में 200-300 ईमेल्स भेज के देखें, आपको पता चल जाएगा कि वो स्टॉप कर देंगे। तो सर अभी हमें इसके पैसे देने पड़ते हैं। ओके, तो अगर हम you have to pay for it। हाँ, अगर हम स्पेसिफिक टारगेटिंग करके भेजें तो वो पैसे बचेंगे आप, और अच्छा। आपकी ईमेल मार्केटिंग भी बहुत आसान हो जाएगी, इफेक्टिव होगी। ओके, तो सर अभी एड्स की बात कर रहे थे हम, एड्स रन करके अभी हम अपनी प्रोडक्ट, अपनी सर्विसेज की सेल्स जनरेट कर सकते हैं। तो कस्टमर इंगेजमेंट किस तरह से बढ़ाई जा सकती है, उसके लिए क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं? देखिए, कस्टमर इंगेजमेंट के लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ऐड ही है। ऐड इट्सेल्फ बोले, यानी कंटेंट मार्केटिंग वाला पार्ट। ठीक है। अगर कंटेंट आपका अच्छा है तो ही इंगेजमेंट आएगी।
फेसबुक का एक रूल है, मैं आपको एक बहुत अच्छी सी एग्जांपल के लिए समझाता हूँ। देखिए आप ना जब अपनी पोस्ट करते हैं, एक सिंपल पोस्ट करते हैं, अच्छा, और ना उस पे लाइक्स देखें और अपनी एक प्रोफाइल पिक्चर लगा दें, उस पे लाइक्स देखें, तो आपको डिफरेंस नजर आएगा। प्रोफाइल पिक्चर्स पे ऑटोमेटिकली हमेशा ज़्यादा ही लाइक्स होते हैं। अच्छा, उसकी वजह क्या है? इमोशंस, यानी वो लोगों से जुड़ी हुई चीज़ है, यानी वो कंटेंट ऐसा है जो लोगों के दिल में इमोशंस पैदा करता है। ठीक है, लोग कहते हैं कि चलो जी लाइक कर देते हैं, यार हमारा दोस्त है, हमारा रिश्तेदार है, हमारा, मतलब इस तरह करके इमोशन उनके जहन में आते हैं। इसी तरह हम इमोशन से खेलना चाहिए हमें। अच्छा, मैं इसकी एक बड़ी टेढ़ी किस्म की एग्जांपल भी देता हूँ। अगर फॉर एग्जांपल आपने एक सिंपल पोस्ट की, अच्छा बिल्कुल सही लिखा आपने, सब कुछ बड़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी आपने, लेकिन एक पोस्ट की जिसमें आपने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी, तो अब आपको वो लोग भी लाइक करेंगे, वो लोग भी कमेंट करेंगे जिन्होंने आज तक आपको पूछा तक नहीं है, वो आपको दुरुस्त करने के लिए कमेंट करना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो वो भी क्योंकि इमोशन से चीज़ जुड़ी हुई है। असल में आप कंटेंट, ये कुछ लोग गलतियां करते हैं, आपने देखा होगा। मैं बड़ी एक और अच्छी एग्जांपल देता हूँ, करीम जो बड़ी मशहूर हुई थी, करीम सर्विस, कार सर्विस, राइड सर्विस। अच्छा, उन्होंने भी ऐड जान के कुछ गलत एड्स बनाए थे, मतलब कुछ एड्स में गलतियां की थी। लोग जान के गलतियां करते हैं एड्स के अंदर ताकि उनका पॉपुलर हो। आपने देखा होगा कि इस्लामाबाद का एक ब्रांड है, आई विल नॉट नेम देम, लेकिन वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी और मार्केटिंग टेक्निक्स उनकी ऐसी हैं कि लोग मजबूर हैं कि वो यहाँ से उठ के वहाँ जाएं और वो चीज़ खरीदें। बिल्कुल ऐसा ही है। तो वो उनकी मार्केटिंग स्ट्रेटजी पे सारी चीज़ें इतनी डिपेंड कर रही स्टेप बाय स्टेप भी एड्स चलते हैं। आप एक स्टेप में सिर्फ अवेयरनेस फैलाएं अपनी सर्विसेज की, फिर दूसरे स्टेप के अंदर आप उसको एंगेजमेंट लेके आएँ बाकायदा, तीसरे स्टेप के अंदर आप उनको कोई ऑफर दे दें। मैं इस बात को कंटिन्यू करूँगी। आप मुझे बताइएगा मैम कि ये जो यूथ स्किल डे आज हम सेलिब्रेट भी कर रहे हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन लोगों को देने की कोशिश भी की है, और इस दिन में जो चीज़ें हम यूथ के हवाले से डिस्कस कर सकते थे, जो टॉपिक्स इम्पॉर्टेंट थे, उनको डिस्कस करने की कोशिश भी की है। तो आप इस यूथ स्किल डे को और जो फिर से रिपीटेडली वही बात करूँगी कि एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिजिटल मार्केटिंग लोग समझते हैं कि आज के दौर में बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या लगता है कि स्किल डे पे एनवायरमेंटल साइंसेस और टेक्नोलॉजी को किस तरह से आप रिलेट करेंगी कि आज के इस टाइम में ये कितनी इंपॉर्टेंट है और किस तरह से हेल्पफुल हो सकती हैं, लोग किस तरह से अपने स्किल्स को जनरेट कर सकते हैं इस फील्ड में? इट्स अ वेरी थॉट प्रोवोकिंग क्वेश्चन और बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। मैं इसका सिंपल, ये जैसे अल्लामा इकबाल का एक शेर है, नहीं तेरा नशेमन कसर सुल्तानी के गुंबद पर, तो शाही है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। तो हमारी, मैं यूथ के लिए कि यूथ के अंदर बहुत पोटेंशियल है, उनको हमने एक वे और एक पाथ देना होता है और फिर उसको उनको फुलफ़िल करना होता है। व्हेन देयर इज़ अ विल देयर इज़ अ वे। सो हम उसमें क्या करते हैं, जैसे एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट NFCIT में है, तो हम अपने जो हमारे जो यूथ है, हमारे जो यंग जनरेशन है, हम उनको डिफरेंट रिसर्च प्रोजेक्ट्स और ये सारे स्किल्स सिखाते हैं। अब हमारा एनवायरनमेंट का ही एक कोर्स है, एनवायरनमेंट के करिकुलम में ही डिजिटल एनवायरमेंटल साइंसेज है, जिसमें हम AI और एनवायरनमेंट को मर्ज करके स्टूडेंट्स को पढ़ा रहे हैं और डिफरेंट रिसर्च के पर्सपेक्टिव से उनको चीज़ें सिखा रहे हैं। प्लस ये कि हमारा वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 5 जून को आता है, ओवरऑल वर्ल्ड एनवायरमेंटल डे 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे आता है। ठीक है। फिर उसके बाद हमारा जो है 16 सितंबर को वर्ल्ड ओजोन डे आएगा। तो हम यूथ को डिफरेंट मॉडलिंग प्रैक्टिसेस, मॉडल्स जनरेट करवाते हैं और यूथ को डिफरेंट स्किल्स सिखाते हैं, सो दैट इन फ्यूचर वो स्किल्स उनके जो है वो फर्दर काम आ सके और इम्प्लीमेंट भी कर सकें। हमारी जो फील्ड है वो बेसिकली है ही ऐसी कि प्रैक्टिकल फील्ड है कि आप जो भी चीज़ें सीखते हैं वो प्रैक्टिकली आप जो है वो इम्प्लीमेंट करते हैं। जस्ट हमारी फील्ड में क्रैमिंग या ये सब कुछ नहीं होता। अच्छा, क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग आजकल बड़े इम्पॉर्टेंट भी हैं और इनकी वजह से जो हमारे माहौल में, इन्वायरमेंट में जो चेंजेस आ रहे हैं वो बड़ी हार्मफुल हैं, डेंजरस हैं। तो क्लाइमेट चेंज का क्या असर पड़ रहा है हमारे इन्वायरमेंट पे, हमारी सोसाइटी पे, हमारे हेल्थ पे? अब देखें, ये क्लाइमेट चेंज में अगर हम बैक ईयर पे चले जाएं तो कोविड में जो है वो हमारा क्लाइमेट बेटर हो गया था बिकॉज ऑफ रिस्ट्रिक्शंस ऑफ द कार पोल्यूशन, और हमारा जो CFCs है वो कंट्रोल हो गया था। CFCs का मैं अपने व्यूअर्स को बेसिकली बता देती हूँ कि CFCs क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं। तो जैसे हम AC में बैठे हुए हैं अभी, तो AC से भी CFCs जनरेट हो रहे हैं, तो CFC हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस डेंजरस है, हमें अस्थमैटिक प्रॉब्लम हो सकता है उससे।
और प्लस ये है कि जो प्लास्टिक पोल्यूशन की अगर हम सिंपल बात कर लें, प्लास्टिक पोल्यूशन जैसे फॉर इंस्टेंस पिज़्ज़ा को पैक करके भी प्लास्टिक में आ रहा है, आप कोई भी चीज़ें लें तो वो सब चीज़ें जो है वो प्लास्टिक में ही रैप होकर आ रही हैं, तो वो माइक्रो प्लास्टिक्स जो है वो हमारी बॉडी में ऐड हो जाते हैं। ओके तो वो हमारी हेल्थ को हेल्थ के लिए बड़ा हैज़र्डस और वो डिटीरियोरेट करते हैं हमारे हेल्थ को। और प्लस इवन जो हमारी सराउंडिंग है, एयर पोल्यूशन, अगेन वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो लीथल गैस बन चुकी है, बिकॉज वो 425 ppm तक क्रॉस कर चुकी हुई है, जो मिनिमम रेंज है उससे ज़्यादा, जो कि डेंजरस है। जब हम वो इनहेल कर रहे हैं, सिंपल ह्यूमन बींग कोई भी है वो इनहेल कर रहा है, तो क्या होगा, डायरेक्टली उसका क्या होगा, हेल्थ पे इम्पैक्ट आएगा। प्लस मुल्तान में जो है वो अब रिसेंट सिनेरियो रिसर्चेज हैं कि स्किन कैंसर बहुत ज़्यादा हो रहा है, मेलोनीमा, स्किन कैंसर और कैटरेक्ट बहुत ज़्यादा हो रहा है। द रीज़न इज़ दैट बेसिकली अ ग्लोबल वार्मिंग। तो ये बड़ी ख़तरनाक है, इसीलिए हमें जो है मोर प्रॉब्लम्स भी इन्हांस हो रहे हैं बिकॉज ऑफ जो आपके लंग्स तो इफेक्ट हो रहे हैं, आपकी बॉडी इफेक्ट हो रही है, उसको छोड़ के आपकी स्किन भी इफेक्ट हो रही है। एग्जैक्टली, स्किन भी इफेक्ट हो रही है। इसीलिए हमारा जो आगे फील्ड है वो एनवायरमेंटल हेल्थ साइंसेज के अंदर भी आ जाती है, क्योंकि एनवायरनमेंट का डायरेक्टली हेल्थ पे इम्पैक्ट है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमारी यंग जनरेशन इस टर्म को और इस फील्ड को समझे और इसमें काम करे आगे। एग्जैक्टली। ओके, तो आपने अभी प्लास्टिक का जिक्र किया, तो प्लास्टिक इटसेल्फ बहुत एक डेंजरस चीज़ है, तो प्लास्टिक का इस्तेमाल हमारे इन्वायरमेंट को किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहा है? अब देखें, अब जो है वो रिसेंटली लाहौर में जो है वो प्लास्टिक मशीन, बड़ा अच्छा इनिशिएटिव लिया है कि लाहौर में प्लास्टिक मशीन जो है वो इनिशिएट हो गई है, जिसमें हम जो प्लास्टिक, पिछले दिनों मैं वीडियो देख रही थी। जी, तो वो प्लास्टिक बॉटल्स के जो हम जो है वो प्लास्टिक बॉटल्स को इजीली ऐसे ही डंप कर देते हैं विदाउट रिसाइकलिंग मशीन एंड ऑल दैट। तो उसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो प्लास्टिक पॉल्यूशन है वो आपके सराउंडिंग में बहुत प्लास्टिक पॉल्यूशन इन्हांस हो जाता है। प्लस जो हम प्लास्टिक की चीज़ों में कुछ जैसे खाना खा रहे हैं, फूड ले रहे हैं, वट जो भी हम एलिमेंट ले रहे हैं, तो क्या होता है कि हमारी बॉडी में माइक्रो प्लास्टिक एलिमेंट अंदर एंटर हो जाता है। आपकी बात को कंटिन्यू करेंगे, लेकिन अभी ब्रेक का वक्त हो चुका है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे और अपने टॉपिक्स के साथ मज़ीद इनको मैं एलैबोरेट करने की कोशिश करूंगी और आप तक इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करूंगी। अभी आप हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हम वापस आ चुके हैं और हम बड़े अहम मौज़ूआत पे डिस्कशंस कर रहे थे। तो सर, आपकी तरफ आऊँगी वकास साहब, मुझे बताइएगा कि डिजिटल मार्केटिंग तो इम्पॉर्टेंट है, लेकिन आई थिंक कि डिजिटल मार्केटिंग जो है वो एक्सपेंसिव भी है। तो जो छोटे ब्रांड्स हैं, जो छोटे बिजनेस होल्डर्स हैं, जो बिजनेस स्टार्टअप्स हैं, उनके लिए डिजिटल मार्केटिंग किस तरह से इफ़ेक्टिव हो सकती है? अच्छा, बात ये है कि डिजिटल मार्केटिंग एक्सपेंसिव नहीं है, असल में मेरा ये मुद्दा है और मैं उसको एग्जांपल के समझाता हूँ। देखें, आप कंटेंट अच्छा बनाएं, आपकी सेल्फ मार्केटिंग होगी। मतलब कंटेंट मार्केटिंग पर तवज्जो दें। कंटेंट मार्केटिंग असल में तमाम और जो डिजिटल मार्केटिंग की शाखें हैं, टाइप्स हैं, उनके साथ जुड़ी हुई है। अगर वीडियो मार्केटिंग करते हैं उसमें भी कंटेंट मार्केटिंग करें। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल एक छोटा बिजनेस है, वो कैसे प्रमोट करे, इसको भी मैं एग्जांपल के ज़रिए समझाता हूँ। अब देखें, अब कुछ आपने देखो बड़े ब्रांड्स की भी ना कुछ पोस्टें लगी होती हैं फेसबुक पर कि यहाँ पे कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें तो आपको हम एक सूट फ्री देंगे। वो एक नंबर का सूट फ्री देते हैं। उसके ज़रिए उनकी प्रमोशन क्या होती है कि बिना पैसे खर्च किए प्रमोशन हो जाती है, हज़ारों लोग शेयर करते हैं उसको, और उन्होंने एक सूट देना। अब वो जहाँ पे उन्होंने 1 लाख रुपए लगाने थे, वहाँ पे वो 5000 का सूट दे के अपनी मार्केटिंग करवा देते हैं। यानी आप ना ट्रिकी हो जाएं। मतलब इट्स ऑल अबाउट स्ट्रेटजी, इट्स ऑल अबाउट कंटेंट मार्केटिंग एंड स्ट्रेटजी। ओके, कंटेंट मार्केटिंग अच्छी अगर आप कर लेते हैं तो आप बहुत ज़्यादा जो पैसे खर्च करने पड़ेंगे उससे बच सकते हैं। ठीक है, रबिया, मुझे बताइएगा कि हुकूमती सतह पे गवर्नमेंट जो है वो माहौलियात की तालीम को किस तरह से फ़रोग़ दे रही है या किस तरह से उसको आगे लेके आ रही है? क्या ऐसे स्टेप्स और पॉलिसीज़ प्रोवाइड की जा रही हैं यंग जनरेशन? अब हमारा जो एनवायरनमेंट का है ना, एनवायरनमेंट का लॉ प्रॉपर बना हुआ है, एक्ट नंबर 34 1997। उसके अकॉर्डिंग जो है वो पीपा जो पंजाब एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी है हमारी अपनी एनवायरनमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी मुल्तान में है, जो बड़ा बेटर रोल प्ले कर रही है।
और उन्हीं के कोलैबोरेशन से अब हमने रिसेंटली जो है वो ट्री ड्राइव की थी NFCIT में। तो ट्री प्लांटेशन ड्राइव स्टूडेंट के साथ मिलके, तो वो उन्हीं के ही कोलैबोरेशन से। तो EPA जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको ट्रीज़ दे रही है कि आप बस ट्रीज़ जो है वो लगाएं। इसी तरह हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, वो बड़ा अच्छा रोल प्ले करना भी रहेगा और हमें एसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। और जो बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिसिटी के बिल्स की वजह से, इन्फॉर्मेशन दी है आपने, जो लोग इलेक्ट्रिसिटी बिल्स की वजह से बहुत परेशान हैं, तो ग्रीन रूफिंग प्रिंसिपल जो है वो उसको ओवरकम कर देगा। ये क्या रिफ्लेक्ट करती है सनलाइट को, ग्रीन सर ग्रीनरी जो है वो एग्जैक्टली इसी तरह करती है कि आपका जो अंदर का एनवायरनमेंट है वो जो है वो बड़ा मेंटेन रहता है। आपका जो आउटडोर बस मुझे आप बताइएगा, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूँगी कि आपको क्या लगता है कि आइंदा 10 सालों में या आने वाले चंद सालों में इन्वायरमेंटल एजुकेशन में क्या तब्दीलियाँ आ सकती हैं? देखिए, मैंने स्टार्टिंग में यही कहा कि एनवायरनमेंट इज़ बेसिकली अ वास्ट फील्ड, और पहले लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह विद द पैसेज ऑफ टाइम लोगों को बहुत अवेयरनेस मिल रही है। और मैंने आपको बताया कि जैसे EPA के भी अब जो है वो ये रिसेंटली लाहौर में भी जो है वो वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी और ये प्लास्टिक पॉल्यूशन से रेलिवेंट एक मशीन उन्होंने इनिशिएट की है। EPA इसमें बेटर रोल प्ले कर रहा, और हम जो है फर्दर इसको आगे प्रोग्रेसिव वे से देखते हैं, बिकॉज दिस इज़ अ हॉट टॉपिक और ग्लोबल इशू। तो अगर हमें जो है वो फर्दर इस पे ओवरकम करने की ज़रूरत है कि वर्ल्ड नीड मोर एनवायरमेंटलिस्ट। और प्लस एट द एंड में ये भी, आपको लगता है कि आइंदा आने वाले 10 साल, 5 साल या 4 साल इसमें कोई बेहतरी आएगी, कुछ चेंजेस आएंगे? एग्जैक्टली, जस्ट होप फॉर द बेस्ट। और अगर हमने पाकिस्तान को ग्रीनर, क्लीनर और इको फ्रेंडली पाकिस्तान बनाना है तो हमें करना पड़ेगा, तो हमें जो है वो अवेयरनेस देनी पड़ेगी लोगों को। ओके सर, आप कोई मैसेज शेयर करना चाहेंगे कि जो नए स्टार्टअप्स हैं या जो वेल डेवलप्ड बिजनेस ब्रांड्स हैं वो डिजिटल मार्केटिंग से इफेक्टिवली किस तरह से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकते हैं? मेरा मैसेज सिर्फ इतना है कि हर किसी को डिजिटल मार्केटिंग सीखनी चाहिए, ये बहुत बड़ी नीड है। चाहे आप इंडिविजुअल हैं, ठीक है, चाहे आप छोटा बिजनेस है आपका, चाहे बड़ा बिजनेस है, आपको इसकी नीड है, इसके बगैर गुजारा नहीं। मार्केटिंग आपके लिए ज़रूरी है, इट्स द नीड ऑफ द डे। तो आज यूथ स्किल डे को भी हमने आपके साथ सेलिब्रेट करने की कोशिश की। हमारे मेहमान जो थे उन्होंने बड़े अहम मौज़ूआत पे हमारे साथ डिस्कशन भी की, और होपफुली आपके लिए प्रोग्राम जो है वो इन्फॉर्मेटिव भी रहा होगा और एंटरटेनिंग भी रहा होगा। और मौसम को एंजॉय करें, बार बार कह रही हूँ क्योंकि ऐसा मौसम मुल्तान में बार बार नहीं आता। तो अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपनी फैमिली के साथ, अपने वर्क एनवायरनमेंट में एंजॉय करें और दुआओं में याद रखिएगा। फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।